अस्सलाम वालेकुम ख़ातीन व हज़रात, मेरा नाम फ़रहाद आमिर है और मेरे साथ मौजूद हैं सईद नईम। ये क्या पहना है? जी, मैं अपने कैप्टन, अपने कप्तान, अपने किंग की शर्ट पहन के आया हूँ। ये तो वही शर्ट है जिसमें जलालत हुई है हमारे पूरे मुल्क की। 5-0 भूल गए आप। कौन सा 5 5? के 5 मैच जीता पाकिस्तान। खैर, 6 के 6 टूर्नामेंट हारा पाकिस्तान। इन्हीं 6 के 6 टूर्नामेंट्स पे बात करने जा रहे हैं। इन सब टूर्नामेंट्स में एक चीज़ कॉमन है और वो हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान, साबिक कप्तान बाबर आजम। साबिक अच्छा नहीं लग रहा साबिक कहते हुए। देखें, आज बहुत बड़ी खबर आई पाकिस्तान क्रिकेट के हलकों में से, मेरे ख्याल है पिछले 5 साल की सबसे बड़ी खबर है कह सकते हैं कि बाबर आजम ने अलग ऐलान कर दिया कि मैं कप्तानी से मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ और नज़र नहीं आ रहा कि वो आइंदा कैप्टनसी कभी कबूल करने की तरफ भी जाएं। अच्छा। पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से चंद हफ्ते पहले एक सवाल उठा कि अगर पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के कप्तान बाबर आजम हैं तो क्यों उन्हें चैंपियंस कप में चैंपियंस ट्रॉफी के कप्तान को कप्तानी क्यों नहीं मिली थी। तब भी ये बात हुई कि कहीं ना कहीं या तो बाबर आजम ने खुद ना की है, जो कि अब सामने आ गया, उन्होंने ही ना की होगी क्योंकि वो कप्तानी से मुस्ताफ़ी होने का नोटिफिकेशन महीना पहले जारी कर चुके थे। जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, आपको पता है 3 से 4 एपिसोड पहले आपको बता दिया गया था कि बिहाइंड द स्टंप्स खड़े होने वाले विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान ओडीआई कप्तानी की तरफ अपनी नज़रें डाल चुके हैं, गेम डाल चुके हैं और मेरे ख्याल है आने वाले हफ्तों में आपको नज़र आ जाएगा कि मोहम्मद रिजवान कैप्टनसी का ओहदा कबूल कर लेंगे। ऐसे ही है। आज के एपिसोड का मकसद ब्लैक डे ब्लैक डे पे कुछ बताएं यार। वो सवाल जो तमाम पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस, कोचेस, एनालिस्ट, होस्ट, जर्नलिस्ट जिस सवाल पे बहस होती आ रही है पिछले 4-4.5 कमोपेश 4 सालों से, उसका जवाब देना चाहेंगे। आज जवाब इस तरह देना चाहेंगे कि सवाल क्या है वो तो बताएं। सवाल ये है जी कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बाबर आजम अच्छे कप्तान साबित हुए हैं या नहीं। इसका जवाब आज देने की कोशिश करेंगे। हम कोई साइड नहीं लेंगे, हो सकता है ये साइड ले लें, लेकिन हम आपके सामने सारे हकाइक सामने रखेंगे ताकि आप खुद फैसला ले सकें। बात कुछ ऐसी है कि बाबर आजम ने की लगभग 6 मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स में कप्तानी, अगर आप ट्राई सीरीज़ निकाल दें, ऐसे ही है, और 6 आईसीसी टूर्नामेंट्स और एशिया कप मिला के मेरे ख्याल है कह लें 6 के 6 पे बात करेंगे। पहले थोड़ी सी बात करेंगे डायरेक्टली कप्तानी पे और क्रिकेटिंग आईक्यू पे। देखें, बाबर आजम करते रहे हैं अंडर 19 में कप्तानी और इनके पास एक ट्रॉफी है जो मेरे ख्याल है एशिया कप है अंडर 19 का, या एशिया कप है, हाँ जी, कब जीतनी थी? एशिया कप ही है। खैर, एशिया कप और वर्ल्ड कप में से एक है। उसके अलावा ना तो कभी डोमेस्टिक क्रिकेट में बाबर आजम कप्तानी करते नजर आए, ना ही कभी पीएसएल में करते आए, और डायरेक्टली 2019 के एंड में नेशनल टीम के कप्तान करार दे दिए गए। सरफराज अहमद को फारिग किया। देखें, आप तारीख दोहराएं तो कहीं ना कहीं हर अच्छा परफॉर्मर अच्छा कप्तान नहीं होता, और हमारी कौम को ये समझने की ज़रूरत है कि हर अच्छा प्लेयर अच्छा एनालिस्ट भी नहीं होता और हर अच्छा प्लेयर अच्छा कोच भी नहीं होता। इसमें आपके सामने जावेद मियांदाद साहब की मिसाल है, लेजेंड रिस्पेक्टेड क्रिकेटर, लेकिन हमारे अपने ही खिलाड़ियों ने कहा कि इनकी कोचिंग अप टू द मार्क नहीं थी। हमारे काफ़ी फॉर्मर प्लेयर्स ऐसे हैं, हमारे काफ़ी फॉर्मर प्लेयर जिसमें वकार यूनिस साहब शामिल हैं, जो 6 दफ़ा पाकिस्तान टीम की कोचिंग कर चुके हैं और उसके बाद भी कोई नतीजा कहीं नज़र नहीं आया, और ना सिर्फ नतीजा नहीं नज़र आया बल्कि प्लेयरों के साथ लड़ाइयाँ करते हुए भी नजर आया। खैर, बाबर आजम एक बहुत स्टाइलिश, क्लासी और अच्छे फ्री फ्लोइंग बैट्समैन थे। नंबर 3 पे उनकी बैटिंग जारी थी। 2019 के वर्ल्ड कप में भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। मोस्ट रन्स फॉर पाकिस्तानी इन फर्स्ट ओडीआई वर्ल्ड कप उन्होंने किए। 18 में जब पाकिस्तान टीम नंबर 1 थी T20 आईज में, बाबर आजम का बहुत बड़ा हाथ था। मुझे याद है कि 30 से 35 बॉलों के दरमियान एक ना एक 50 आना उनका बिल्कुल कन्फर्म्ड होता था। कहीं ना कहीं फरहाद तब भी कोई स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, मगर फ्री फ्लोइंग क्रिकेट खेला करते थे। तो शॉर्ट्स मोमेंट विकेट के ऊपर से जो मार देते हैं इस तरह की, आप बेहतर बता। देखें, बात यह है कि हमारे यहाँ ये होता है कि जी एक प्लेयर जो टेक्निकली थोड़ा सा भी साउंड हो और जिसके पास कुछ बेसिक शॉट्स हो, कवर ड्राइव हो गया, कट हो गया, अच्छा पुल हो गया, स्ट्रेट ड्राइव हो गई, ऑन ड्राइव हो गई, लेकिन उससे ओवर द टॉप ज़्यादा ना जाया जाता हो, तो उसे हम कह देते हैं जी कम्पैक्ट प्लेयर है। अब ये कम्पैक्ट प्लेयर होता गया है, दुनिया में ऐसे कम्पैक्ट प्लेयर पाकिस्तान में ही पाए जाते हैं। खैर, कम्पैक्ट प्लेयर हम उसको लकब दे देते हैं जो ओवर द टॉप नहीं खेल पाता, जो लिमिटेड खेलता है। खैर, बाबर आजम कहीं से भी मैं लिमिटेड नहीं कहूँगा 2019 से पहले, लेकिन हम ये देखेंगे कि जब वो कप्तान बने तो उन्हें एहसास हुआ कि मेरी विकेट पर्सनली टीम को कितनी ज़रूरी है,
ये तो आपका पर्सपेक्टिव है नहीं, ना। और उससे तो उनके आपका जहन में perspective उससे उनके जहन में ये बात डली कि मेरा क्रीज पे खड़ा रहना लाजमी है, अपने रन्स की तरफ तवज्जो ज्यादा जाना शुरू हो हाँ, गई। इसीलिए उन्होंने कोई सीरीज ही नहीं छोड़ी, उन्होंने हर बी सी डी टीम के खिलाफ भी खेला। खैर क्योंकि देखिए, वो टीम का सोच रहे थे। दोनों पहलू आपको देंगे, फैसला आपने करना है। कहानी शुरू होती है 2021 के T20 वर्ल्ड कप से। उससे पहले कोविड भी था इनका, वो भी उससे था। पहले मैं एक और चीज कहूंगा, देखें, एक क्रिकेट और या स्पोर्ट्स के कप्तान में दो चीजें होती हैं, एक होती है टैक्टिक्स और एक होती है लीडरशिप। ठीक है। टैक्टिकली अगर बात करूं मैं, तो बाबर आजम को टैक्टिकली या क्रिकेटिंग आईक्यू वाइज इतना ऊंचा नहीं रेट बार करेंगे, बार फरहाद बहुत मिसालें मिसालें आपके सामने पेश करेंगे। लीडरशिप पे अगर मैं बात करूं, देखें, एक प्लेयर दुनिया में माना जाता हो, उसके बल्ले से रन आ रहे हों, तो आपकी अपनी टीम के खिलाड़ी भी आपको इज्जत देते हैं। और इस बात में कोई शक नहीं कि 2021-22 में बाबर आजम ने इस टीम को बैक किया, उनके पीछे अपने रन थे 21 के T20 वर्ल्ड कप में, तो ड्रेसिंग रूम उनकी तरफ था। जैसे ही बाबर आजम के बल्ले से रन आना बंद हो गए, तो वही सारे खिलाड़ी जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, कप्तान, चैंपियन नंबर 1, ब्रैडमैन, वर्ल्ड नंबर 1 सोचना भी मना है। सोचना भी मना है कि हैशटैग चला इन्हीं खिलाड़ियों के बीच में, समझ ही गए होंगे किसकी बात कर रहा हूं। और पहली फुर्सत में पहला मौका मिलने पे उस कप्तान को देखें, परफॉर्मेंस और हर चीज साइड पे रखें। बाबर आजम बड़े सालों बाद वो कप्तान है जिसकी सेहत ही बहुत ज्यादा बोर्ड में, जिसकी मर्जी पे सिलेक्शन होती थी, जिसकी मर्जी में स्क्वाड अनाउंसमेंट होती थी। तभी बाबर आजम का नारा लगा फरहाद। नहीं, ये बिल्कुल सही है, कप्तान को हक होना चाहिए अपनी टीम पिक करने का, लेकिन प्रोवाइडेड कोई रिजल्ट्स हो। क्योंकि सवाल ये पैदा होता है कि बाबर आजम चैंपियंस ट्रॉफी 25 में भी कप्तान होते और यही रिजल्ट आते, तो इस बोर्ड ने तो कुछ नहीं करना था, बाबर आजम तो वहीं रहते। जब ना कोई अकाउंटेबिलिटी फरहाद, ना कोई क्वेश्चन हुआ, कुछ भी नहीं, जो प्लेयर दिल में आया पिक किया, जितना चाहा, साथ साथ हमें कहा गया जो कि नहीं पसंद उनको बाहर किया गया। ये भी बहुत जरूरी नुकता है जो लोग अक्सर उठाते नहीं है। और कितने प्लेयर हैं जिनके अच्छे भले पीक्स हमने जाया कराए, उनके हम नाम ने सही तरह मैनेज किया, ना हमने देखा। और पहली दफा बहुत अरसे में फरहाद बहुत क्रिकेट देखी है, कहा गया कि कैप्टन है सीख रहा है। नेशनल टीम का कैप्टन बनने के बाद उन्होंने कप्तानी सीखना शुरू की, 4-5 साल उन्होंने कप्तानी सीखी, और उसके बाद भी वो हर इम्तिहान में फेल होते रहे। तो इस पे हम क्या रिजल्ट्स बोलते हैं फरहाद? खैर, मैं जैसे कह रहा था कि कप्तानी और परफॉर्मेंस तो एक जगह कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट स्पॉट जरूर रहता है बाबर आजम के लिए, जिस पे एंड पे बात करेंगे। शुरू करते हैं जी 2021 के T20 वर्ल्ड कप से। ज़ाती तौर पे मेरी पसंदीदा मेमोरीज 2021 की T20 वर्ल्ड कप से ही हैं। पहला मैच हुआ आपका भारत के खिलाफ, 152 10 विकेटों से टीम जीती। शाहिन शाह अफरीदी ने आउट किया रोहित शर्मा, केएल राहुल और विराट कोहली को। हसन अली ने आउट किया सूर्या कुमार यादव को। हारिस रऊफ ने पंड्या को आउट किया, शादाब ने पंत को आउट किया। और इंडिया की बैटिंग लाइनअप इतना कोई स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आया। आते हैं जी दोनों आपके ओपनिंग बल्लेबाज बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। शमी हो गया, बुमराह हो गया, वरुण चक्रवर्ती हो गए, जडेजा हो गया, सारों के खिलाफ इन्होंने परफॉर्म किया और 10 विकेटों से आपकी टीम मैच जीत गई। और एक नई उम्मीद मिली फैंस को कि ये वर्ल्ड कप, क्योंकि देखें, भारत का मैच हारने के बाद पाकिस्तान की टीम कभी स्टेबल नजर नहीं आई किसी भी टूर्नामेंट में सिवाय 2017 चैंपियंस ट्रॉफी। और अगर दूसरी में बात करूं तो 2007 का T20 वर्ल्ड कप जो बॉल आउट पे हारे, लेकिन फिर भी फाइनल तक पहुंचे। तो एक मॉडर्न फैन के लिए इस लेवल पे आके कि भारत को इतनी बुरी शिकस्त दे के वर्ल्ड कप में फर्स्ट टाइम आपने हराया, हमने सोचा कि बहुत अच्छा टूर्नामेंट होने जा रहा है। इसमें आप एक चीज नोट करें कि कप्तानी की अगर मैं बात करूं तो कप्तानी का एस्पेक्ट कहाँ नजर आया? कहाँ नजर आया? पहले ओवर में शाहिन अफरीदी ने उनको आगे लगा दिया, तो कहाँ नजर आई कप्तानी? मैं यही कहने लगा था, शाहिन शाह अफरीदी ने 2 खूबसूरत गेंदों पे 2 खूबसूरत विकेटें ले ली, तो उसके बाद कप्तानी इतनी कहीं नजर नहीं आई। कप्तानी इतनी कोई नजर नहीं आई। देखें, कैप्टन को क्रेडिट जाता ही है, बिल्कुल लॉस का जाता है, मगर ये वही बात है कि जनरेशनल स्पेल मैं बोलूंगा शाहिन अफरीदी ने करवा दी थी, और उसके बाद मोमेंटम सारा पाकिस्तान के तरफ था। भारत भी शेल शॉक थे, नथिंग टू टेक अवे कप्तान, जहां हम क्रेडिट, हम बेइज्जती करती हैं कप्तानों की कि जी भारत से कभी जीते नहीं, वहां बाबर आजम को पूरा देखें बात ये कि देखें, बात मैं इंडिया के मैच पे करने नहीं आया था, बात उन बारीक बीनियों की बात करने आए हैं जो न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जाने वाली की बात नहीं करेंगे गेमों में नजर आएगी। लेकिन न्यूजीलैंड वाले मैच पे बात करें, बिल्कुल नहीं करेंगे। न्यूजीलैंड वाले मैच में अगर मैं बात करूं तो जो मज़ेदार चीज़ है वो ये है कि अगेन पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत आउटस्टैंडिंग नजर आई। हारिस रऊफ ने गप्टिल को आउट किया, विलियमसन को वो हारिस रऊफ को शायद मैं कहता हूं लाइफ का बेस्ट शायद बॉलिंग परफॉर्मेंस जी, 4 विकेटें थी मेरे ख्याल है। डैरल मिचेल ने ओपन किया, इमाद ने आउट किया। खैर,
ज़्यादा तफसील में नहीं जाएंगे, बात कप्तानी की और रिजल्ट की हो रही है। 134 किया न्यूजीलैंड की टीम ने, अब 135 यूएई के अंदर चेज करना उसूली तौर पे इतना मुश्किल काम नहीं होना चाहिए, लेकिन आपकी ओपनिंग जोड़ी ने 45 बॉलें खेल के 42 रन बनाए। देखें, ये राना बॉल से भी कम है और आपका टोटल समझ लें कोई मतलब मेरे ख्याल है कोई 7 से भी कम है, 7 से कम है, 6.7 है। 6.7 है। लेकिन रन बॉल खेलना मेरे ख्याल से मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए ऐसे रन चेज में। इसमें बाबर आजम की 100वीं T20, टिम साउदी की 100वीं T20 विकेट बोल्ड बनी। हुए बाबर आजम बोल्ड हुए स्लोअर बॉल पे, हाँ जी। 9 रन किए उन्होंने 11 बॉलों में। मोहम्मद रिजवान जो खड़े रहे बड़ी देर पिच पे, वो रन बॉल से कम खेल के गए और टेल के लिए एक पहाड़ खड़े करके चले और गए। यहाँ पर एक ऐसा बंदा जिसको हम अक्सर भूल जाते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट में, और उनका अपना भी कहीं ना कहीं कसूर है, मगर आसिफ अली ने दोबारा बेल आउट पैकेज के तहत पाकिस्तान को यहाँ पे बचाया। उसमें कौन सी कप्तानी का ब्रिलियंस था या कौन सा टीम मैनेजमेंट का कमाल था, ये शायद आप लोग जानते होंगे जो फैंस हैं उनके। बहरहाल आसिफ अली को इसमें क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की। साथ ही साथ शुएब मलिक को जाता है जिन्होंने स्पिनर्स को टेक ऑन किया, दोनों सेंटरर एंड को से मारा। उन्होंने देखिए, ज़्यादा मज़ेदारी की चीज़ ये है कि मोहम्मद रिजवान जब आउट होते हैं तो देखना ये होगा कि उस वक्त रिक्वायर्ड रन रेट क्या था। 134 की चेज में ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायर्ड रन रेट क्या 7.5 तक जा सकता है, लेकिन रिजवान के आउट होने पे 8.5 था। तो कप्तान फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों जब छोड़ के गए पिच, तो बाकी मेरे ख्याल है 8 ओवर थे और 65 रन करने बाकी थे। यार ये बार बार हमें बाबर आजम की कैप्टनसी में फरहाद एक चीज़ नजर आई कि हमें चेजेस को डीप लेके जाने का एक बड़ा शौक रहा कि जी हम ऊपर से खड़े रहेंगे, नीचे रन खुद ब खुद हो जाएंगे, और जब तक खुद ब खुद होते रहे आसिफ अली तो हमें जैसे खिलाड़ियों को फॉर ग्रांटेड लिया गया। वर्ल्ड कप की गेम में जब 5 विकेटें गिर गई हों, 30 बॉलों पे 45 रन कर दिए गए मलिक और आसिफ अली की जानिब से, इसमें ना तो कहीं कप्तानी नजर आती है, ना कोई प्लान नजर आता है। मेरे ख्याल है कोई मौजज़ा ही नजर आता है कि लोअर ऑर्डर 5 आउट होने के बाद छठे और 7वें समझ लें खिलाड़ियों ने, जिनके बाद बॉलर्स मौजूद थे क्योंकि ऑलराउंडर इमाद वसीम ऊपर आ चुके हैं, तो उन्होंने मैच फिनिश कर दिया। खैर, बड़ा टूर्नामेंट है, ऐसी चीज़ें होती हैं, टीम की डेप्थ नज़र आती है। देखते हैं जी अगला मैच हुआ जी अफगानिस्तान के खिलाफ, और उसकी भी कोई मिलती जुलती ऐसी ही कहानी थी। कहानी कुछ यूं थी जी कि अफगानिस्तान ने मेरे ख्याल है पहले की बैटिंग और उन्होंने भी टोटल खड़ा किया, और इसी तरह पाकिस्तान ने चेज़ किया। इस मैच के अंदर किसी भी पाकिस्तान क्रिकेट के फ़ैन को जो सबसे ज़रूरी चीज़ याद है वो हैं आसिफ अली के 4 छक्के। किसको मारे थे उन्होंने मारे थे करीम जन्नत को। बिल्कुल करीम जन्नत अफगान के भाई जी, ये लोगों को नहीं पता, अस्कर स्टेनकज़ई के भाई हैं और अस्कर अफगान, खैर उन्होंने अपना नाम कर लिया था बाद में। 147 किया जी अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए। ज़िज़ाई डाक पे आउट हुए, इमाद ने आउट किया। अच्छी कोई बॉलिंग ओवरऑल परफॉर्मेंस थी सारे बॉलर्स की, सिवाय हारिस रऊफ एक्सपेंसिव थे, हसन अली एक्सपेंसिव थे, बाकी सब बहुत अच्छे थे। मैं एक और चीज़ यहाँ पे कहूँ कि बड़ी फॉर्मूले किस्म की हमने बॉलिंग चेंजेस इस वर्ल्ड कप में किए, और अच्छा है, यानी कि इसमें कोई नथिंग टू टेक अवे। इसमें आप ये देखें, नहीं मैं कैप्टनसी यहाँ टेक अवे करूंगा क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी अपनी पीक पे थे, इमाद वसीम उस वक्त बहुत अच्छे थे, फिर इमाद वसीम को उठा के बाहर ऐसा फेंका, हारिस रऊफ का स्टैंड आउट टूर्नामेंट था। शादाब खान की परफॉर्मेंस आपके सामने है, हसन अली हैं जो वीक लिंक थे, लेकिन उनको इतना बैक किया गया कि एंड में जाके प्रेशर में आके नहीं उन्होंने बिल्कुल चले नहीं, लेकिन देखें एक मोमेंट था जो कि सैड मोमेंट था जरा। खैर उस पे बाद में आते हैं। एक कमीज देख के अब पहले यही याद आता है, पहले 152 फॉर 0 याद आता था। खैर, जो बात हम करने जा रही हैं वो है इस चेज की। इस चेज में मोहम्मद रिजवान ने किए 10 बॉलों पे 8 रन, और जहां बाबर आजम ने किया 47-51 में। जो बात ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये है कि चेज़ करते हुए राशिद खान का ज़रूरी ओवर, मेरे ख्याल है चौथा ओवर था, राशिद खान का स्पेल ख़त्म होने जा रहा था, 17वां ओवर था, आखिरी बॉल थी। बाबर आजम ने एक अननेसेसरी स्लॉग मार के अपनी विकेट दे दी, 4 आउट हो गए 18 बॉलों पे। मेरे ख्याल है 26 के 27 करना गेम अवेयरनेस की मौत नजर आई जो मोहम्मद रिजवान ने जिस तरह जसप्रीत बुमराह को टेक ऑन किया इस साल के T20 वर्ल्ड कप में, उसी तरह की हरकत बाबर आजम ने की राशिद खान को उनकी लास्ट बॉल ऑफ स्पेल पे। ज्यादा मजेदार की चीज ये है कि बाबर आजम 2 बॉलें पहले ड्रॉप भी हुए थे इस ओवर में, उसके बावजूद बोल्ड हुए, लेग स्टंप पे बॉल लगी, अंदर आ रही थी, स्लॉग जा रहे थे। खैर 18 पे 26 करना था। और यहाँ आपको एक मज़ेदार चीज़ बताएं कि शुएब मलिक ने इस ओवर में 4 बॉलें खेल के 1 रन किया,
तो वही कहानी बदलती बदलती 26 फ्रॉम 18 के बजाय 24 हो गया 12 पे। अब अगर ये मौजा ना होता यहाँ पे 4 छक्कों का, मुझे यकीन है कि गेम आखिरी ओवर तक जाती, कहीं ना कहीं पाकिस्तान जीत जाता। लेकिन ये एक समझे मौजूदन ही जीत है, मतलब इसमें हम फिर कहेंगे फिनिशर का काम फिनिश करना है, लेकिन टॉप ऑर्डर का काम प्लेटफॉर्म देके जाना है। और इस टूर्नामेंट के अंदर टॉप ऑर्डर ने जो प्लेटफॉर्म दिया, उसको प्लेटफॉर्म नहीं, उसको मेरे ख्याल है गड़ा खोद के जाना मैं ज़्यादा कहूँगा, क्योंकि लोड ऑर्डर पे आपने ज़्यादा ही प्रेशर डाला, ज़्यादा ही छोड़ दिया। और इस मैच में भी कोई ऐसी कप्तानी नहीं थी कि मैं कहूँ कि जी कुछ बिल्कुल आउटस्टैंडिंग था, लेकिन अगेन टीम जीतती है तो क्रेडिट जाएगा कप्तान को, मैनेजमेंट को बिल्कुल क्रेडिट जाएगा। और ऐसे मैचेस बैक टू बैक जीतने में जाहिर है आसिफ अली को तो क्रेडिट जाएगा ही, लेकिन साथ ही साथ क्रेडिट जाएगा उस माइंडसेट को कि इतना डीप जाने के बावजूद, प्रेशर के बावजूद पाकिस्तान टीम तीनों मैचेस में सक्सेसफुली, और यहाँ क्लियर था कि जी अब अगले स्टेज में चले जाएंगे। तो मैच ही फरहान नबीबिया था, उसके अंदर भी जैसे आपको मजेदार स्टैट दें पावर, ये ऑडियंस के लिए क्विज का सवाल है आज के पावर प्ले में पाकिस्तान वर्सेस नामीबिया में पाकिस्तान ने कितने रन किए होंगे। ये जी ऑडियंस से आज का क्विज का सवाल है, जो जल्दी हम आपको इसका जवाब देंगे। अभी कोई 60-70 रन तो किए होंगे हमने। नहीं, आप देखें ना कि आगे जो बॉलर्स थे वो जे स्मिथ और मैं कहूँ कि मुझे नाम नहीं खैर याद, वो ट्रम्पलमैन अच्छे बॉलर थे, ट्रम्पलमैन और वीसे ने बल्कि मेरे ख्याल है पावर प्ले में ओपन किया था। खैर ऑडियंस से सवाल किया, फ़ौरन आपको इसका जवाब देते हैं। आप अपने जहन में एक रेंज सोचें, क्योंकि जी पावर प्ले है, हो सकता है 60-70 रन, 40 रन हुए, हो सकता है 70 रन हो गए हों। पीक फॉर्म, प्लेयर्स ऑफ द ईयर नहीं। देखिए जी इस पावर प्ले में लगभग किए गए 29 रन पिच स्लो थी, जिसके इसके बावजूद पाकिस्तान ने 189 फॉर 2 कर लिया एंड में। इन्होंने थोड़ा बहुत कैचअप कर लिया, रिजवान ने एंड में कैचअप किया और हफीज़ ने भी मारा, तो उस पर हम क्रेडिट देंगे वेयर इट्स ड्यू। नामीबिया के खिलाफ अगर नामीबिया 150 से भी ऊपर जाता तो मेरे ख्याल है फिर कप्तानी पे बात होना लाजमी थी। वो तो थी। साथ ही साथ स्कॉटलैंड के खिलाफ मैच हुआ, इसमें बॉलिंग परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी। शुएब मलिक ने 18 बॉलों में 50 किया एंड में, उनके स्पिनर्स को मार के। मेरे ख्याल है किसको मारा था उन्होंने ज़्यादा, इसमें बाबर ने परफॉर्म किया था फरहाद, 66 और 47 जी, 5 चौके 3 छक्कों के साथ अच्छी इनिंग्स थी, की इनिंग्स थी। पाकिस्तान क्वालिफाई तब तक कर चुका था आगे। खैर अब इस मैच की होने जा रही है बात, इसमें कप्तानी असल नजर आई मुझे। नहीं आपको ये है जी पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। सबसे मज़ेदारी की चीज़ ये है कि ये पहला मैच है जिसके अंदर पाकिस्तान को बैटिंग पहले मिल गई। अब यहाँ इंटेंट और माइंडसेट नज़र आना चाहिए कि एक कप्तान ओपन कर रहा है अपने पार्टनर के साथ, तो आप कैसा खेलते हैं, कैसी इनिंग्स आप खेलते हैं। 10 ओवरों के बाद पाकिस्तान का स्कोर था जी लगभग 71 फॉर 0। इसके अंदर 11वें ओवर की पहली बॉल पे बाबर आजम आउट हो गए, 39 किया उन्होंने 34 बॉलों में। अब एक सेमीफाइनल में पेसअप करने की कोशिश कर ही रहे थे अपनी इनिंग को, तो फरहाद गिर गए। और वही बात जो हमने शुरू में की थी, जब ओवर द टॉप जाना पड़ता है प्रेशर सिचुएशन। देखिए बैटिंग के अंदर तो चले, बाबर आजम एक बार डगआउट में चले गए। इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। अच्छा, कप्तानी के हवाले से ठीक है। शुएब मलिक, जो किसी बच्चे को भी पता है कि पेसर्स के खिलाफ वो स्ट्रगल करती हैं, हेजलवुड, कमिंस और स्टार्क के अटैक के खिलाफ आपने उन्हें भेज दिया और वो बोल्ड हो गए। बिल्कुल 2 बॉलें वहां जाया हुई। हफीज जो 2020 के अंदर पीक फॉर्म में थे, जिन्होंने 99 नॉट आउट भी किया न्यूजीलैंड के खिलाफ, नंबर 6 पे भेजे मेरे ख्याल, नंबर 6 पे आए और उन्हें सिर्फ 1 बॉल मिली। देखें मोहम्मद हफीज को उस दिन 6 से 8 बॉलें मिल जाती हैं तो 176 के बजाय 195 के करीब होता है टोटल। ऐसे ही। और इसके अंदर आसिफ अली का भी मैं आपको बताऊं, आसिफ अली भी जेन्युइन पेस और जेन्युइन स्पिन के खिलाफ स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं। हाँ, इसमें तो कोई जिन बॉलर्स को उन्होंने मारा शॉर्ट साइड ऑफ द ग्राउंड की तरफ, उन्होंने बोल्ट को 1-2 शॉटें मारी और सऊदी को मारा। जिस पेसर को उन्होंने वाकई मारा था वो तो करीम जन्नत थे, जिनको पेसर कहना भी एक मेरे ख्याल पेसर्स के नाम पे धब्बा होगा। फर्स्ट बॉल थी, स्लोअर बॉल थी, टॉप है जो ही सर्कल पे कैच हो गया, मेरे ख्याल स्टीव स्मिथ या किसी ने कैच किया था। खैर ऑल इन ऑल 176 हो गया, टोटल तो ठीक था, डिफेंडेबल था। खास तौर पे शाहीन शाह अफरीदी ने जो स्टार्ट दिया आपको, वही पहले ही पीछे से ओवर में पड़ी हुई कप्तानी आपने एक दफा फिर की। पहले ही ओवर के अंदर आपने शाहीन शाह अफरीदी ने फिंच को फिर डेविड लेग वार्नर फोर को किया। पता नहीं कौन सा
नहीं देखें, बात करेंगे बारी बारी चलेंगे। मिचेल मार्श को भी यॉर्कर उन्होंने कराया, अगेंस्ट स्विंगर कराया, मिस हुआ। उसके बाद वार्नर और मार्श की पार्टनरशिप बहुत तेज चल पड़ी। अब यहाँ एक मजेदारी चीज होती है, थोड़ा बहुत नजर आता है कि जी कप्तानी दिखाने की कोशिश की जाती है और मोहम्मद हफीज को ओवर दिया जाता है। और मोहम्मद हफीज का था तो मेरे पर्सनल फेवरेट है, बेहतरीन ओवर था। बस पहली बॉल के बाद उनका ओवर बहुत अच्छा था, पहली नो बॉल 2-3 ठप्पे। हाँ जी, देखिए अब सवाल पैदा होता है एक कप्तान की गेम अवेयरनेस का और माइंडसेट का। 95 पे हो गए 5, शादाब खान ने कर दिए 4 आउट। मार्कस स्टोइनिस और मैथ्यू वेड, मुझे आज भी याद है मैच हम इकट्ठे ही देख रहे थे और शायद मेरे मुंह से गलती से निकल गया था कि कहीं मैथ्यू वेड माइकल हसी की याद ना ताज़ा कर दें। कह तो दिया था, कहना नहीं चाहिए था। खैर ये पार्टनरशिप होती है सेटल और एंड में जाके यार ऐसी सिचुएशंस में फरहाद कैप्टनसी नजर आती है कि जब एक पार्टनरशिप लगी हो और आप डिफेंड कर रहे हो टोटल, तो फिर आपको टैक्टिकल ब्रिलियंस और ऑन फील्ड डिसीजंस के थ्रू अगली टीम को तोड़ना पड़ता है। और अगली टीम ने हमें तोड़ दिया और हमारे मुंह पे मारी एक चुपेड़। जिस तरह से फरहाद, लोग हसन अली का कैच ड्रॉप याद रखते हैं, लोग शाहीन अफरीदी के छक्के खाए उन्होंने ये याद रखते हैं, लोग भूल जाते हैं कि हमारे कप्तान किधर थे पूरी कहानी में। 95 पे 5 से 155 पे 5 तक बात कैसे आई, क्यों आई, सारा क्रेडिट देखें बॉलर्स के ऊपर तो गलती नहीं जाती। बॉलर्स 95 पे 5 पे ले आए थे। अगर उस वक्त ये अटैक करते, हाँ बिल्कुल, और ये आप सेटल होने कैसे दिया आपने? प्रेशर तो उन पे था, चेज वो कर रहे थे, 5 डाउन वो थे, इतना भी टारगेट आगे लगा हुआ था, किस तरह आपने उनको गेम में वापस आने दिया? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जिसका जवाब बाबर आजम खुद भी नहीं दे सकते। और मैं जिस तरफ बात लेके जा रहा था फरहाद, कि जब, खैर आप अभी कंटिन्यू करें, उस पर आते हैं। देखिए 14वें ओवर में हारिस रऊफ को पड़े 6 रन, उसके बाद मेरे ख्याल है शाहीन शाह अफरीदी को पड़े 6 रन 15वें ओवर में, हसन अली को पड़े 12 रन 16वें ओवर में। आप देखें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाएंगे। 13 रन हुए 17वें ओवर में और 18वें ओवर में जाके उन्होंने कर दिए 15 रन। अब देखा जाए तो पार्टनरशिप एक तरह से सेट हो रही थी, स्लो वो रन करते गए। देखें T20 बज़ाहिर होते तो 120 बॉलें हैं, लेकिन बड़ी छोटी गेम होती है। 12वें से 20 ओवर तक कोई टाइम लगता नहीं। दोनों खिलाड़ी समझदार थे, उन्हें पता था कि गेम डीप लेके जानी है, हमारे पास स्किल है, पावर हिटिंग एबिलिटी स्टोइनिस के पास कैसे नहीं है। और बात चलेगी 12 बॉलों पे 22 पे। अब इधर एक और मज़ेदारी की चीज़ आपको बताते हैं। जहां हसन अली से कैच छूटा, मोहम्मद रिजवान ने एक इंटरव्यू में, हसन अली ने बल्कि एक इंटरव्यू में कहा कि रिजवान ने मुझे कहा कि तुम्हें 15 रन पड़े थे उस ओवर में। देखें एक बॉलर को इतने रन पड़े हों तो आप ज़रा माइंडसेट आपका डाउन होता है, डीप में आप फील्डिंग कर रहे हैं ऊपर से इतने की मोमेंट पे। तो रिजवान ने उन्हें आवाज़ दे के कहा कि अंदर आ जाओ और शादाब खान को सर्कल से बाहर। रिजवान ने कहा जी कैप्टन, रिजवान ने कहा कप्तान कहाँ पे थे। फिर एक और आपको चीज़ दिखाएं, एक छक्का जाता है मार्कस स्टोइनिस का डीप मिड विकेट के ऊपर से। तो कौन बात करता है वहाँ पे डीप मिड विकेट जो हैं इतने मेरे ख्याल है स्क्वायर खड़े हुए थे, उन्हें थोड़ा सा और फाइन होते तो वो बॉल फील्डर के हाथों में होती। अब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जाहिर है क्रिकेटर की मैच्योरिटी खुद भी इसमें आती है कि मैं डीप मिड विकेट खड़ा हूँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जाती है कप्तान पे। नहीं बेशक जाती है। और फिर जब शाहीन अफरीदी को छक्के लगना शुरू हुए, मुझे ये समझ नहीं आती कि कौन सा ऐसा ओवर रेट था जिसपे हमें फाइन हो जाना था। अगर कप्तान जाके शाहीन शाह अफरीदी से बात करता, एक छक्का पड़ गया, कोई बात नहीं, काम डाउन, अपनी लाइन लेंथ वापस ढूंढने, 8 बॉलों पे अभी भी 12 करने हैं, हमारे पास अपर हैंड है, अच्छी जगह अगर बॉल की आखिरी ओवर तक चला गया, बहुत बॉलरों के ओवर पड़ेंगे। हसन अली का तीसरा ओवर भी, हसन अली का स्पेल खत्म हो गया था। इमाद वसीम, हारिस रऊफ को ओवर पीछे पड़ा था, इमाद वसीम को ओवर पड़ा था। आदत तो है हमारे कप्तान को स्पिनर्स को आखिरी ओवर देने की, होप क्या पता इमाद वसीम 8 रन रोक लेते आखिरी ओवर में। खैर इमाद मैच विनर नहीं था ना, मैच नहीं, खैर नहीं। और फिर जब हसन अली ने भी कैच छोड़ा, उनके बाद शोएब मलिक गए, उनके बाद बाकी जो है सीनियर प्लेयर शोएब मलिक गए, बाबर आजम कहां थे? बाबर आजम ना हसन अली से बात करते हुए नजर आए, ना शाहीन अफरीदी से बात करते हुए नजर आए, वो हमें किसी के पीछे छुपते हुए नजर आए। और पाकिस्तान एक दफा फिर एक बड़े मैच में प्रेशर हैंडल ना कर सका और हमें जिल्लत उठाना पड़ी। देखिए जहां पे ब्लेम जाता है इन बॉलर्स को, इन खिलाड़ियों को कैच ड्रॉप करने पे, 3 छक्के खाने पे, वहां पे ब्लेम कप्तान को क्यों नहीं जाता कि फाइन मार्जिन की वजह से आप ये गेम नहीं हारे। ये गेम आप हार गए थे जब वो पार्टनरशिप सेट हो चुकी थी। ये गेम आप तब हार गए थे जब आपने विकेट लेने के पीछे नहीं गए और उनको सिंगल डबल करने दिया। क्यों ना एक फालतू फील्डर अंदर लिया जाता, उनको कहा जाता, बैट्समैनों को मैसेज दिया जाता कि आप ओवर द टॉप खेलें, आप गलती करें,
जहां मैक्सवेल ने गलती कर ली, स्टीव स्मिथ ने गलती कर ली, वार्नर ने गलती कर ली, मार्च ने गलती कर ली, तो वहां पे मार्कस स्टोइनिस और मैथ्यू वेड कौन सा कोई जादू करके आए थे कि उन्होंने आपके इतने टॉप बॉलरों को मार लिया। बॉलिंग चेंजेस में मैं फिर कहूंगा कि इतना इशू नहीं नजर आया। वो स्क्रिप्ट रटी रटाई थी, वो लेफ्टी के खिलाफ हफीज ले आए, ऐसी चीजें होती रहीं। लेकिन पर्सनल बैटिंग में 34 बॉलों में 39, T20 वर्ल्ड कप फाइनल में जहां पे चेज होती हुई टीमें जीत रही हैं, क्रिमिनल तरीके से दुबई की विकेटों के ऊपर क्रिमिनल बैटिंग हुई और उसके बाद क्रिमिनल कप्तानी। देखें, कप्तान जैसे मैंने कहा ना, दो एस्पेक्ट हैं, टैक्टिकल एस्पेक्ट और लीडरशिप एस्पेक्ट। यहाँ पे लीडरशिप एस्पेक्ट कहाँ पे था कि आपने बॉलर के पास जाके बात तो करें। शाहीन शाह अफरीदी ने 2019 में 18 में डेब्यू किया और 19 के अंदर वर्ल्ड कप की गेम बांग्लादेश के खिलाफ खेली और न्यूजीलैंड के खिलाफ। 20 में कोविड इतना कुछ था नहीं, 21 में पहला मेन टूर्नामेंट है, प्रीमियर आपका फास्ट बॉलर है, जवान आपका प्लेयर है, आप उसको क्यों नहीं जाके दिलासा ही दें, कोई डिस्कशन ही हो जाए कि क्या करना है। वही बॉलिंग जाके शाहीन शाह अफरीदी ने की, इतना कंफर्टेबल वेट कर रहा था कि फुल लेंथ बॉल आएगी, मैं फाइन लेग के ऊपर से स्कूप मार के मैच खत्म करूंगा। बात इस पे लंबी मैं बहुत देर कर सकता हूं कि हमने जो इस स्क्वाड को भी सिलेक्ट किया उसमें भी जो खामियां थी, उसमें भी जो कंट्रोवर्सीज थी, जो टीम बाबर आजम असेंबल करके लेकर गए यूएई ये टूर्नामेंट खेलने के लिए, मैं तो उस पर भी बहुत सारे सवाल खड़े कर सकता हूं। हसन अली इस टीम में थे कैसे, इतनी नाकिस परफॉर्मेंस के बावजूद उनको हमने कैसे बैक किया, उस्मान कादिर को हमने कहां गायब किया, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर क्यों नहीं थे इस टीम में, क्यों फहीम अशरफ जो कि 2021 में अच्छी फॉर्म में भी थे, साउथ अफ्रीका सीरीज जो उस साल अर्लियर हुई थी मैन ऑफ द मैच भी बने, अच्छा रोल था यूएई में, उससे पहले 2018 के एशिया कप में उन्हें परफॉर्म किया। देखिए, लोग बात करना लोग जानते हैं, शायद मुझे लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे किसका नाम ले लिया। आप टीम का मेकअप देखें, आप टीम का कॉम्पोजिशन देखें, आपको इस तरह का एक प्लेयर यूएई में काम आ सकता था। मोहम्मद वसीम जूनियर को आपने बेंच पर रखा जो कि उस वक्त खेले भी नहीं हुए थे, बहरहाल उन्हीं को आप खिला लेते जब हसन अली इतने अंडर प्रेशर थे, मगर आपने उनको सिर्फ बैक किए रखा और जब उसे कैच छूटा आप उनके पास भी नहीं गए। तो ये खैर आपकी कप्तानी थी, ये उसका एक अकासा था। देखिए, हसन अली की यहाँ खुद भी गलती नहीं है। अगर एक प्लेयर ऑफ ऑन सॉन्ग नहीं है, फॉर्म में नहीं है, तो कप्तान और मैनेजमेंट का काम बनता है या उससे बात करे या उसको ड्रॉप कर दे। बिल्कुल। जब आपके पास 2 गेमें थी स्कॉटलैंड और नामिबिया के खिलाफ, आप ट्राई कर लेते कोई और पेसर, आप बेशक शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट करा के एक और पेसर खिला देते ताकि पता होता कि हसन अली ये फॉर्म में आ गए हैं या नया बंदा फॉर्म में है, उसको हम आगे ट्राई कर सकें। जब एक चैंपियन टीम, जिसको हम वाकई चैंपियन टीम कहते हैं, ऐसी मेरे ख्याल है नहीं ऐसी गेम्स जिनकी कोई अहमियत ना हो, उसके अंदर बेंच स्ट्रेंथ टेस्ट की जाती है, ना कि उसी कॉम्बिनेशन के साथ विनिंग कॉम्बिनेशन। और इसका नतीजा आप आगे जाके देखेंगे जब आपके बड़े बड़े खिलाड़ी इंजर हो जाएंगे। खैर, इस मैच पे तो जी मैं 2.5-3 घंटे बड़े आराम से बात कर सकता हूँ, क्योंकि ये एक पाकिस्तान क्रिकेटर का, मेरे ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट फैन का स्याह-तरीन याद है। जिस तरह आज एक स्याह दिन है दुनिया की बाकी टीमों के लिए, उसी तरह ये एक स्याह दिन था हमारे लिए। बात करेंगे यार, ये बेस्ट मैं कहता हूँ फरहाद टीम थी जो कि वर्ल्ड T20 खेली हो, क्योंकि सैफी भाई के अंडर जो टीम थी, मेरा ख्याल है 2018, उनको वर्ल्ड कप मिला नहीं। अब इसके अंदर मैं आपको फिर एक बात कहता हूँ कि बेस्ट टीम इसलिए थी क्योंकि मिडिल ऑर्डर के अंदर आपके पास हफीज मलिक और आसिफ अली थे जो आपको बारहा बचाते रहे। टॉप ऑर्डर की अगर आप स्टैट्स निकालें, मेरे ख्याल है 52 बॉलों में नहीं 52 बॉलों में 67 किया मोहम्मद रिजवान ने, अगर मुझे गलती नहीं लगी, और 34 में 39 किया। तो अब 52 और 34 आप ऐड करें, 86 बॉलों के अंदर 67 और 39 ऐड कर लें, 116 रन है लगभग। ये आप रन रेट निकालें तो ये कितना को रन रेट बनता है। और फिर नहीं, बाकी लोग बात करते थे जी इस दौर में कि जी टॉप ऑर्डर की विकेटें गिर गई तो लोअर ऑर्डर क्या करेगा। लोअर ऑर्डर नहीं तो ऑस्ट्रेलिया के मैच में फखर जमान ने रन किए, आप एक ओवर में T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के अंदर देखें कि बाकी टीम ने कितने रन किए हैं, किस स्ट्राइक रेट पे वो रन किए हैं। 86 मैंने गिने ना, मेरे ख्याल है 52 और 34 ऐड करें 86, तो पीछे बच गई कोई 34 बॉलें बच गई जो बाकियों ने खेली हैं। उन 34 बॉलों के अंदर लगभग 70 रन है, लगभग 60 रन है। तो 34 बॉलों पे 60 आप एक तरफ रखें और 116 रन आप इनके 86 बॉलों पे एक तरफ रख दें तो पता लगेगा कि किसने रन किए। पानी का पानी हो जाता है। उसके बाद बॉलिंग, फरहाद बॉलिंग बार क्रिटिसाइज करते हैं, इस बॉलिंग थी जो आपको इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में लेकर आई थी। इस बॉलिंग लाइनअप के साथ कोई भी कप्तान होता कम से कम फाइनल में जरूर पहुंचता। ऐसे ही है। देखिए, ऑन सॉन्ग शाहीन शाह अफरीदी, जो केएल राहुल उस वक्त हाईएस्ट रन स्कोरर थे T20 बॉल उन्होंने कराई थी यार। रोहित शर्मा को उन्होंने आउट किया। जिस लेवल पे
हारिस रऊफ, शाहीन, शादाब और इमाद बॉलिंग कर रहे थे। 5 में से 4 बॉलर आपके बिल्कुल टॉप थे आपकी दोस्ती यारी के चक्कर में अपनी जिंदगियों की सबसे बेहतरीन फॉर्म में थे, और इसके बावजूद 2021 का T20 वर्ल्ड कप आप ना जीत पाए। 5-5 करके भी एक मैच आपको मिल गया जहां आपको बैटिंग पहले करनी थी, तो आपके हाथ पांव फूल गए। आपसे 39 रन हुए 34 बॉलों में, और उसका नतीजा आपके सामने है। खैर कोई बात नहीं, खुद नंबर 1 हो गए थे वो बैट्समैन, खैर बन गए। देखें जी, बात ये कैप्टन का ये होता है। पाकिस्तान के अंदर उस वक्त बेतहाशा सवालात उठ रहे थे कि जी बाबर आजम हाईएस्ट रन स्कोरर हैं इस T20 वर्ल्ड कप के, तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वो क्यों नहीं है? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वो इसलिए नहीं थे क्योंकि वो रन जहां आए एक भारत की गेम के अलावा आप देख लें वो इम्पैक्ट क्या हुआ। जब अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने रन्स किए और वो क्रीज से गए तो मैच फंसा के चले गए। न्यूजीलैंड के खिलाफ किया है उन्होंने 9, स्कॉटलैंड और नामीबिया में से मेरे ख्याल है स्कॉटलैंड के खिलाफ उन्होंने 66 कर दिया, और फाइनल में उन्होंने 34 बॉलों पे 39 कर दिया। कंपेयर करें डेविड वार्नर के साथ जिनका 59 आया विनिंग कॉज में सेमीफाइनल में, और फिर वो फाइनल खेले और उनकी टीम जीत भी गई। खैर बात इस T20 वर्ल्ड कप पे तो बहुत देर हो सकती है। अगला टूर्नामेंट जिनको याद होगा एशिया कप 2022 था, जिसमें पाकिस्तान और भारत 2 दफा आमने सामना हुआ। इसमें जी ब्रिलियंस जो कप्तानी की नजर आना शुरू हुई कि मोहम्मद नवाज आखिरी ओवर कराते हुए नजर आए हमें। 147 किया जी पाकिस्तान ने ऑल आउट हो गए, वो भी एंड में शाहनवाज धानी के छक्कों की बदौलत, और मेरे ख्याल है हारिस रऊफ के 1-2 चौके। और बैटिंग आई जी भारत की, ऑन ट्रैक लग रहे थे भारत। नसीम शाह ने जल्दी एक विकेट ली और फिर 90 पे लगभग 4 आउट हो चुके थे 15 ओवरों के आसपास। मैच फंसता जा रहा था, लेकिन हमने एक चीज़ नोट की कि कोई चौथा पेसर मौजूद नहीं था जिसको बॉलिंग दी जा सकती होती। किसी ऑलराउंडर की बॉलिंग यूटिलाइज नहीं हुई, ख्वाह वो इफ्तिखार अहमद हो, खुशदिल शाह हो। जब आप ये खास्ता कैसे कर सकते हैं? जब आपने पर्चा लिखवा के बाहर से आए हो उन्हीं में से होना है ना। जब आपने देखा कि मैच फंस रहा था और आप करीब जा रहे थे, और अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं कि किस स्टेज पे कितने रन करने थे, तो आप हैरान परेशान रह जाएंगे कि इस मैच में भी पाकिस्तान गेम के अंदर था। 18 बॉलों पे 32 करना था। सेट प्लेयर दोनों जो थे एक तरह से सेट नहीं थे। क्यों? क्योंकि अच्छी भली बॉलिंग हो रही थी हारिस रऊफ की जानिब से भी। 24 बॉलों में 41 रन करने थे भारत ने, 4 ओवरों में 40। उस वक्त पंड्या 6 बॉलों पे 11 थे, और जडेजा फिर भी सेट थे कि 19 बॉलों पे 22। हारिस रऊफ ने बेहतरीन ओवर कराया, 9 रन दिए। उसके बाद नसीम शाह क्रैम्प्स इंजर हुए, सारा कुछ हुआ, 11 रन। और उसके बाद हमने देखा कि हारिस रऊफ फिर अटैक में आए और हार्दिक पांड्या ने उनको मारा। एंड में बात अगर करें तो मोहम्मद नवाज को ओवर देना पड़ा। देखें, सवाल मेरा ये पैदा होता है कि मोहम्मद नवाज को ओवर देना क्यों पड़ा। उसकी बुनियादी वजह तो ये है कि आपके पास और बॉलिंग ऑप्शन नहीं थी। आपके पास और बॉलिंग ऑप्शन क्यों नहीं थी? आपके पास और बॉलिंग ऑप्शन नहीं थी क्योंकि आप 3 पेसर और 2 ऑलराउंडरों के साथ आप एक और चीज़, मैं बारीक चीज़ फराज बता दूं कि कहीं ना कहीं जडेजा को बॉलिंग करने से हम डरे थे नवाज से, क्योंकि लेफ्टी टू लेफ्टी मेरा ख्याल कराना नहीं चाह रहे थे। लेकिन आपके पास इफ्तिखार अहमद मौजूद थे जो ऑफ स्पिन ऑप्शन थे, ऐसे ही है, और टू अ लेफ्ट हैंडर वो बड़े इफेक्टिव हो सकते थे। मगर हमारी कप्तानी में ये इमेजिनेशन नहीं थी, और हमने अपनी किताब जो हम बाहर से लिखवा के उसी पे स्टिक किया। और बिल्कुल जिस तरह फरहाद ने कहा है कि वी रैन आउट ऑफ बॉलिंग ऑप्शंस, और मोहम्मद नवाज को ओवर देना ही पड़ा। गालिबन मोहम्मद नवाज ने पहली बॉल पे आउट भी कर दिया था जडेजा को। मैं समझता हूं कि 21 रन करने थे 12 में। बाबर आजम की कप्तानी के जहन में ये होगा कि आप प्रीमियर पेसर से पेन अल्टीमेट यानी सेकंड लास्ट ओवर करवा लें, विकेटें निकालें, जो कर सकते हैं हारिस रऊफ करे, वो बैकफायर कर गया। असल मसला तब पैदा होता है जब ये गलती दोहराई जाती है। एक बार आप कह सकती हैं गलती है, लेकिन यही गलती हमें फिर नजर आई और इससे भी बड़ी स्टेज पे नजर आई। खैर उस पर भी बात करेंगे। फराद पहला मैच आप भारत के खिलाफ हारे, नहीं एक ही पॉजिटिव था फराद वो इस एशिया कप में, और उसका क्रेडिट भी किसको जाता है आप बता दें? शादाब खान को जाता है जिन्होंने मोहम्मद नवाज को। हाँ खैर देखें, पहला मैच आप इंडिया से हार गए, उसके बाद हांगकांग के खिलाफ गेम थी, मेरे ख्याल है उस पर क्या बात करें, बात इतनी करनी बनती नहीं है। 38 पे ऑल आउट हुए, 155 से जीते नजर आया। इसमें खैर देखना ये होगा कि रन किए किसने, ये मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। मेरे ख्याल है इसके अंदर रिजवान और फ़खर ने रन किए थे, 78 किया था रिजवान ने। खैर बात हो गई हांगकांग और पाकिस्तान के मैच की। फिर आता है जी दूसरा टाकरा, भारत के खिलाफ एक बार फिर दुबई के मैदान में मैच होता है, और इस दफ़ा इंडिया आके पावर प्ले में आपको अटैक करता है।
बॉलिंग लाइनअप में हसनैन शामिल थे, नसीम शाह थे और हारिस रऊफ़ थे। आपको अटैक किया जाता है। यहाँ हम आपको ये बताएं जी कि शाहीन शाह अफरीदी इंजर हो चुके थे और उसकी वजह जगह पहले एक दहानी को मैच खिलाया गया, फिर हसनैन को। खैर भारत ने बड़ा स्कोर किया 181 का। और लोग एक और चीज़ भूलते हैं कि शादाब खान जब आउट ऑफ फॉर्म है और उनको अब हर बंदा क्रिटिसाइज करते हुए नज़र आता है, जबकि कुछ मखसूस प्लेयर बाबर आजम हो गए, रिजवान हो गए, उनके फैंस जो हैं वो उनके ऊपर कोई बात नहीं करते, कोई क्रिटिसिज्म, कोई अकाउंटेबिलिटी, कुछ नहीं। इन सालों में जब पाकिस्तान की टीम कहीं ना कहीं टूर्नामेंट्स में आगे पहुंचती हुई नजर आई और लोग उसको बाबर और रिजवान की बदौलत समझते हैं और शाहीन अफरीदी की चले फिर भी कहीं ना कहीं बात होती है, शादाब खान अक्सर अननोटिस चले जाते हैं। बार बार हर टूर्नामेंट में उन्होंने विद द बॉल परफॉर्म किया और 2022 में जाके उन्होंने विद द बैट भी जो है बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने उस पर भी बात करेंगे अभी। खैर इसमें क्या हुआ जी, मोहम्मद नवाज को नंबर 4 पे भेजा गया। किसने भेजा वो, इस पे भी बात करती हैं। ये वाहिद एक चीज़ है जो टैक्टिकल डिसीजन नज़र आया इस पूरे मैच के अंदर। तो 2 साल हो गए हैं, 2 साल में पहला टैक्टिकल डिसीजन। क्योंकि उस वक्त हार्दिक पांड्या बॉलिंग कर रहे थे, रवि बिश्नोई बॉलिंग कर रहे थे, राइट आर्म लेग स्पिनर युजवेंद्रा चहल बॉलिंग कर रहे थे, भुवनेश्वर कुमार सारे राइट हैंडेड बॉलर थे। बॉल अंदर आनी थी, नवाज को ऊपर भेजा गया। ऑडियंस से सवाल है, कप्तान के हाथ में होता है बैटिंग लाइनअप, मैनेजमेंट के हाथ में होता है, किसने मोहम्मद नवाज को ऊपर प्रमोट किया और 20 बॉलों में उन्होंने 42 कर दिया। उन्होंने कोई मेरे ख्याल है 6 चौके और 2 छक्के मारे। किसने प्रमोट किया? ये किया तब के वाइस कप्तान शादाब खान ने। लेकिन शादाब खान पे आजकल फिर हमने पिछली वीडियो में बात की कि कप्तानी उनकी वाइट बॉल में। एक बड़े एनालिस्ट हैं हमारे जिन्होंने कहा कि चैम्पियंस कप में सबसे अच्छी कप्तानी नज़र आई इमामुल हक की। तो इमामुल हक फिर जीते क्यों नहीं? खैर एक मैच में तो चले बारिश हो गई, मैं मानता हूँ, नहीं मैं मानता हूँ, लेकिन यही सवाल बाबर आजम पे उठाया जाता था ना कि अच्छे कप्तान नहीं तो जीते क्यों नहीं? रिजल्ट्स कहाँ पे हैं? रिजल्ट्स आपको शादाब खान नए जवान खिलाड़ियों के साथ, जिसमें मुबस्सिर खान है, लिस्ट इतनी लंबी है, उनके साथ आपको टूर्नामेंट जिता के ला गए, लेकिन दो दफा चेस कर दिया, बैटिंग फर्स्ट साइड को आउट कर दिया, ना हुआ। कप्तानी नहीं पसंद नहीं, वो कहते हैं उन्होंने स्लिप नहीं खड़ी की। यार अगर ऑल आउट कर रहे हैं इतने कम स्कोर पे, फिर जो कर रहे हैं ठीक ही कर रहे होंगे ना, मगर आपको उनकी फील्ड प्लेसमेंट को क्रिटिसाइज करना है। यार देखिए हम बैठ के ब्लैंकेट क्रिटिसिज्म हर किसी पे नहीं करते, जहां पे अप्रिसिएशन बनती है आप क्रेडिट भी दे लोगों को, लेकिन हमारे कुछ ऐसे रिस्पेक्टेड एनालिस्ट हैं, प्लेयर्स हैं फॉर्मर, जो कि बस एक ही काम जानते हैं कि हर चीज़ में से ड्रामा क्रिएट करना। खैर फराज वापस आते हैं टूर्नामेंट्स की तरफ, थोड़ा सा बताएं कि और क्या होता रहा इस एशिया कप में। हम फिर मेरा ख्याल है फाइनल में पहुंचे इसके, हमारे दफा फिर हमारे नहीं, इसमें ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि अफगानिस्तान का मैच हुआ। देखिए वहाँ में मौजा हुआ जी। बात अगर करें, और इधर भी मैन ऑफ द मैच मेरे ख्याल है शादाब खान ही थे। खैर बात अगर करें तो पिछले कुछ सालों से देखें तो अफ़गानिस्तान की टीम पाकिस्तान को हराने के काफ़ी करीब आती रही है। 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप एंड तक गए, 2021 T20 वर्ल्ड कप आपको आसिफ अली ने जिताया और 2022 एशिया कप में वो आपको 1 विकेट से आप जीते, और फिर 2023 के वर्ल्ड कप में आपने देख ही लिया कि क्या हुआ। खैर बात करेंगे, 129 उन्होंने किया और आपसे बैटिंग में चेज़ हुआ ही नहीं। फर्स्ट बॉल डॉक्टर फजल हक फारूकी की बॉल पे बाबर आजम की फॉर्म का डाउनफॉल नज़र आया इस टूर्नामेंट में। 26 बॉलों में जी 20 रन कर दिए मोहम्मद रिजवान ने। अच्छा स्ट्राइक रेट होगा मैं कहूँगा। खैर बात आती है कि विकेटें गिरती गई, आसिफ अली फिर आपको बचा रहे थे, फिर 8 बॉलों पे 16 थे। फरीद अहमद की स्लोअर बॉल पे टॉप है जो कि आउट हो गए। यहाँ भी उनको क्रिटिसिज्म दिया जाता है कि मैच उन्होंने फिनिश नहीं किया। अगर उन्होंने मैच फिनिश नहीं किया, मैच वहां तक पहुंचा क्यों था? क्या बाकी खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, फखर जमान, मोहम्मद नवाज, शाह की बैटिंग को हम जी आज टेस्ट कर रहे थे। खैर बात गई आखिरी ओवर तक, अल्लाह किसी तरह करम हुआ, 11 करना था। बहुत फजूल बॉलें फजल हक फारूकी की, 2 बॉलों में 2 छक्के मार के मैच फिनिश हुआ। बहुत खुशी हुई थी बतौर एक पाकिस्तान क्रिकेट फैन की, जीत हमें मिली है। लेकिन उस वक्त उस जीत का नतीजा आप आगे देखें कि 121 के खिलाफ ऑल आउट हो गए हम श्रीलंका के खिलाफ, और फिर सोचा गया कि पॉजिटिव ये है जी कि फाइनल में हम जीत जाएंगे, क्योंकि क्लियर था कि श्रीलंका के खिलाफ फाइनल होना है। देखें एक टीम के खिलाफ आप एक मैच खेल रहे हैं और वही मैच आपने दोबारा खेलना है, तो तब तक तो आपको बड़ा अच्छा अंदाज़ा हो जाना चाहिए उस टीम की बॉलिंग का, बैटिंग का, स्ट्रेंथ का। यहाँ पे आप बुरी तरह हारे। हसरंगा ने आपके कुछ प्लेयर एक्सपोज ही कर दिया जिनको स्पिन नज़र भी नहीं आती, जिसमें इफ्तिखार अहमद हो गए, आसिफ अली हो गए और कप्तान बाबर आजम खुद भी बोल्ड हुए। और ये मैच श्रीलंका ने बहुत ही कंफर्टेबली निसांका ने अली को दोबारा खिलाया था। बिल्कुल खेले हैं, उस्मान कादिर भी खेले हैं, डिसेंट उन्होंने बॉलिंग की है। खैर
बात होगी जी फाइनल पे। कप्तान के कप्तानी में, बाबर आजम की कप्तानी में हम खेल रहे हैं एक सेमीफाइनल और अब फाइनल। यहाँ पे एक रिकरिंग चीज़ आपको नज़र आएगी जो बारहा नज़र आती है इस कप्तानी में, वो ये है कि पार्टनरशिप एक बार सेट हो जाए तो आपसे तोड़ी नहीं जाती। अगर आप स्टार्ट देखें तो 36 पे 3 आउट थे और 53 पे 4 थे, 58 पे 5 आउट हो चुके थे। अभी इससे मिलती जुलती बात हमने की, 95 पे 5 हो चुका था ऑस्ट्रेलिया। वहाँ से पार्टनरशिप सेट हुई राजा पाकशाह की, और साथ ही साथ मेरे ख्याल है हसरंगा खड़े रहे थोड़ी देर, और देखते देखते जो टीम 58 फॉर 5 थी वो 170 फॉर 6 थी। और अगर आपको याद हो इस मैच में लाइव प्रेडिक्शन मेरी स्कोर की थी 163 के आसपास, और जब 60 पे 5 आउट हो गए तो मैं खुद भी खुश था कि जी गलत साबित हो जाएंगे, पाकिस्तान शायद एशिया कप जीत जाए 2012 के बाद दोबारा। लेकिन तकदीर का इम्तिहान कुछ फ़र्क था। तो इस मैच में जो हमारी interesting तकदीर चीज़ में थी कि- मोहम्मद रिजवान का 49 बॉलों पे 55 लिखा हुआ था, और हमारी तकदीर में इफ्तिखार अहमद का 31 बॉलों पे 32 लिखा हुआ था। और उसके अलावा सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन ऑडियंस से मैं पूछूंगा किसकी होगी आपके ख्याल में, तो आप परेशान हो जाएंगे सुन के कि नेक्स्ट हाईएस्ट रन स्कोरर ना तो किंग थे, ना फ़खर जमान थे, ना नवाज थे, बल्कि हारिस रऊफ यार थे। यहाँ पे मैं एक नुक्ता उठा दूं, इफ्तिखार अहमद जो अब बहुत बातें करते हुए नजर आते हैं मीडिया में, पिछली दफ़ा भी मैंने कुछ ज़्यादा ही कह दिए शायद उनके बारे में। बहरहाल कहते हैं कि जी उनको बैटिंग में पूरा मौका नहीं दिया जाता इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो तो ऊपर के प्लेयर हैं, नंबर 4 पे खेलें, नंबर 3 पे खेलें। और हमने देखा कि किस तरह से इस मैच में जब उनको बैटिंग का मौका मिला पूरा, तो वो मुकम्मल तरीके से फ्लॉप हुए और उन्होंने मैच, मुझे मेरी समझ से बाहर है, मैं ये भी नहीं कह सकता उन्होंने डीप लेके जाने की कोशिश की, कोई थिंकिंग नहीं थी, कोई मेथड नहीं था बैटिंग में, ना किसी को टेक ऑन किया, बुरी तरह एक्सपोज होते हुए नजर आए और एक दफ़ा फिर पाकिस्तान कन्वीनियंटली मैच हार गया। देखिए इसमें आप देखेंगे जब जब किसी प्लेयर ने बड़ी शॉट मारने की कोशिश की है तो वो बिल्कुल नाकाम नज़र आया है। अब कप्तानी पे मैं यहाँ फिर बात करूँ कि इफ्तिखार अहमद जो रेगुलरली 5 पे खेलते आ रहे थे, इसके अंदर बैटिंग लाइनअप में कोई ऐसा चेंज क्यों नहीं हमें नज़र आया। देखें इफ्तिखार अहमद को हिटर परसीव किया जाता है, खुशदिल शाह को हिटर और आसिफ अली को हिटर परसीव किया जाता है, तो क्यों ना वाकई सोचा जाता है कि एक 8-9 की औसत बरकरार रखती, हर ओवर में एक आधी बाउंड्री लगती, शादाब खान जैसा प्लेयर ऊपर आ जाता। क्यों मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और खास तौर पे स्पिन, फराज स्पिन हैवी अटैक श्रीलंका का था, तो क्यों ना आपने शादाब खान को ऊपर भेज दिया, क्यों आपने फिर वही रटी रटाई बैटिंग लाइनअप एक आधा चेंज करके आप खुश हो गए, मगर क्यों हमने वहां पे अपने टैक्टिक्स को चेंज नहीं किया। अच्छा यहाँ अब मजेदारी की बात यह है कि आपको नजर आ रहा था कि आपके पेसर्स ने स्टार्ट अच्छा दिया आपको, हारिस रऊफ की बड़ी खूबसूरत बॉल थी जो 145 अंदर आई और आपने बोल्ड किया उसको निसांका को, और वो लेफ्टी गुनाथ इलाका को मेरे ख्याल है वो बॉल जो अंदर आके बोल्ड की है। खैर अगर आपको नजर आ रहा था आपके पेसर जो है एक्सपेंसिव हो रहे हैं टुवर्ड्स दी एंड, तो जब जरूरत थी कि आप किसी स्पिनर या किसी ऐसे प्लेयर से बॉल करा देते तब आपने कराई नहीं। उल्टी चीजें हमें नजर आती रही है कप्तानी में। मसला स्पिनर से डेथ कराना बिल्कुल भी नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी एक जमाने में हरभजन से, अश्विन से, इन सबसे डेथ कराया करते थे T20 या क्रिकेट में। मसला ये है कि फील्ड में अपनी 11 उतार के अपने 15 टूर्नामेंट में ले जाके आप फील्ड में बेबस क्यों नजर आते हैं। अगर आप पूरे बोर्ड में उस वक्त सबसे ताकतवर इंसान हैं, बतौर कप्तान, बतौर चीफ सिलेक्टर भी आप ही समझें, बतौर कोच भी हम आपको ही समझ लें, मेंटोर भी आपको ही समझ लें, तो फील्ड में बेबस क्यों नजर आ रहा है ये इंसान। देखिए इतनी अथॉरिटी अगर मिलती ही किसी और कप्तान को, इतने साल मिलते, इतने टूर्नामेंट मिलते, तो मेरे ख्याल में नताइज बेहतर नजर आते। और अब आप देखना शुरू करेंगे कि यहाँ से जब इनके बल्ले से रन आना बंद हो जाते हैं तो तब क्या असर होता है पाकिस्तान की क्रिकेट का। तब बाकी खिलाड़ी, बाकी नहीं, ज्यादा जरूरी नुक्ता यहाँ पे ये है कि बाकी खिलाड़ियों को नजर आना शुरू होता है कि हमारे पास मौके हैं, हम अब यहाँ अपना रास्ता बना सकते हैं। यहाँ से बयानबाजी का आगाज होता है। लेकिन क्या देखें, सियासत को हर सूरत में मैं भी कंडेम करता हूं, किसी किस्म की बयानबाजी को आप सही नहीं कह सकते, मगर उन प्लेयरों का भी क्या कसूर है कि परफॉर्म भी वही प्लेयर्स कर रहे हैं, कप्तानी में गलतियां, खामियां वही बार बार रिपीट हो रही हैं, उन्हीं के दोस्त या टीम में मुसलसल खेल रहे हैं,
तो उन प्लेयरों का क्या कसूर है कि ना उनको कोई अप्रिसिएशन मिल रही है, ना उनको कोई इज्जत मिल रही है। इज्जत मिल रही है और बैकिंग मिल रही है तो सिर्फ बाबर आजम और उनके दोस्तों को रही है। और देखें, हम इन टूर्नामेंट्स पे इसलिए इतना वक्त लगा रहे हैं बात करने में कि ये तो वो टूर्नामेंट्स हैं जो हम सारे फैन समझते हैं कि हमारी टीम ने अच्छा खेला और कप्तानी यहां पर अच्छी थी। 2023 के वर्ल्ड कप में, 24 के वर्ल्ड T20 में तो जो हशर हुआ वो तो सारी दुनिया के सामने है। उस पर तो बात करने की जरूरत भी नहीं कि 24 के T20 वर्ल्ड कप में क्या हुआ, 23 पे जरूर बात करेंगे, एशिया कप और वर्ल्ड कप पे। खैर, क्विक थोड़ी बात करना चाहेंगे 2022 के T20 वर्ल्ड कप में पहला मैच सबको पता है भारत के खिलाफ मेलबर्न। फिर मोहम्मद नवाज ने आखिरी ओवर गिराया। देखें, मैंने ये कहा कि गलती एक बार हो जाती है लेकिन दोबारा की जाए तो उसको मेरे ख्याल है स्टुपिडिटी का नाम दिया जाएगा। ये तो हल्का लफ्ज बोल रहे हैं। यहाँ आपने फिर 3 पेसर खिला दिए शाहीन। आप ऑस्ट्रेलिया गए और आपका फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर फिर नहीं था। देखिए, किसी एक प्लेयर की बात नहीं करते, बट आपकी कप्तानी को अब 2-3 साल हो गए हैं। अब ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, सबको पता है वर्ल्ड T20 सर पे खड़ा हुआ है, कैसे आप किसी को डेवलप नहीं कर रहे यार। और मोहम्मद वसीम जूनियर को जब आपने चांस दिया तो उन्होंने बॉलिंग से बेहतरीन परफॉर्मेंस दी भी, मगर क्यों वो हमारे प्लान्स में निश्चित नहीं थे? क्यों कोई जेन्युइन ऑलराउंडर हमने डेवलप नहीं किया? इसका जवाब कौन देगा? मैं तो देने ज्यादा मजेदारी की बात आपको अगर मैं बताऊं तो आप कंपेयर करें जो 11 भारत के खिलाफ खिलाई गई और फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ खिलाई गई, उसमें आप गौर से अगर देखें, पूरी टीम ही बदल गई थी। नहीं, रिजवान, बाबर, शान, इफ्तिखार, शादाब, हैदर अली, नवाज, आसिफ अली, हैदर अली, नवाज, आसिफ अली, ये आप 3 नाम अपने जहन में रखें। और फिर जब जाते हैं, मुझे ऑन द ड्रॉप याद नहीं है कि क्या थी एग्जैक्ट, लेकिन हैदर अली ड्रॉप हुए थे, आसिफ अली भी ड्रॉप हो गए थे। तो ये खिलाड़ी का एक मैच खेलने गए थे, क्या भारत के खिलाफ खेलने गए इस वर्ल्ड कप में तो कोई नया ही ड्रामा नजर आया था। फिर फखर जमान खेलते हैं नीदरलैंड के खिलाफ, वो इंजर होते हैं, फिर वो बाहर होते हैं, फिर हारिस जाती हैं, फिर वो करते हैं। ये टूर्नामेंट एक मजाक था, ये टूर्नामेंट एक किस्मत का नतीजा था। साउथ अफ्रीका का और जिम्बाब्वे का मैच इस तरीके से वॉश आउट हुआ, जिस तरीके से साउथ अफ्रीका उनकी धुलाई कर रहा था। नीदरलैंड का था, नीदरलैंड तो हारी थी साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका वेस्ट वो जिम्बाब्वे का वॉश आउट हुआ था। साउथ अफ्रीका को वहां पे पॉइंट नहीं मिले थे, इसके नतीजे में वो मस्ट विन मैच। यहाँ पे आपको क्रेडिट देना पड़ेगा इफ्तिखार अहमद को, 4 पे आए, उन्होंने अटैक किया अक्षर पटेल को, शान भी लंबा खेले, टारगेट आपने दे दिया 159 का। और फराज देखें, मैं एक और चीज यहाँ पर उठा दूं कि देखें, शान मसूद इस टूर्नामेंट में अच्छा खेले, मगर दुनिया की कौन सी टीम 3 एंकर खिलाती है अपने टॉप 3 में? 2 नहीं खिलाती, हम 3 खिला रहे थे इस टूर्नामेंट में। ये उनकी परफॉर्मेंस भी इसीलिए कौम को अच्छी लगती है कि वो ओपनर बार बार फेल हुए, वो जिनका काम एंकर करना था वो कुछ और कर रहे थे। इसीलिए शान मसूद जो है वो अपनी एंकरिंग में, अपनी कंफर्ट जोन में खेलते रहे और कहीं ना कहीं रन करते रहे। हमें लगता रहा कि बहुत अच्छा खेल रहे हैं। ये मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से बिल्कुल बेकार एक टीम का मेकअप था, और बिल्कुल जिसे कहते हैं, मुझे मेरी समझ से बाहर है कि जो हम क्रिकेट इस टूर्नामेंट में खेलने गए थे और किस माइंडसेट से गए थे। देखिए, अगर जिम्बाब्वे का मैच अभी निकाल के 11 देखी जाए तो 11 में आप फर्क सिर्फ देखें। एक और चीज फराज मेरे दिमाग में आ गई, मेरे दिमाग में बातें आई जा रही है। शाहीन अफरीदी फराज बाद में टीम के डॉक्टर ने बताया कि वो तो इंजर्ड थे, वो तो मुकम्मल फिट ही नहीं थे। आज शाहीन अफरीदी की परफॉर्मेंस खराब है। मैं शाहीन अफरीदी को खुद, मैंने पिछली वीडियो में बात की कि वर्कआउट मैनेजमेंट के नाम पे वो किस किस्म के बयान दे रहे हैं, मगर टीम मैनेजमेंट, कैप्टन किस किस्म की देखभाल कर रहे हैं अपने प्लेयरों के कि उन्होंने रिस्क किया शाहीन अफरीदी को। इंडिया के खिलाफ ऑफ कलर भी नजर आए और फिर हमने उनको उस टूर्नामेंट में जाया भी करा दिया और आज तक हम भुगत रहे हैं। क्या कप्तानी है, या आप मुझे इसका जवाब दें। देखिए, मैं आपको जो बात कहना चाह रहा था, इंडिया वाले मैच को तो बड़ा इन डेप्थ एनालाइज किया जा सकता है। उसकी मैं आपको जो ज़्यादा मज़ेदार चीज़ें हैं, लोग हारिस रऊफ़ को बात बनाते हैं, लोग किस किस पे इल्ज़ाम लगाती हैं इस मैच का। अगर आप बॉल बाय बॉल खोलें तो ज़्यादा मज़ेदारी की चीज़ ये है कि जब तक 5 ओवर रहते थे, मैं चलें 5 से भी पहले चलते हैं थोड़ा, जब तक रहते थे जी 6 ओवर रहते थे, या आप 7 ओवर भी कर लें तो 7 ओवरों में भारत को ज़रूरत थी 77 रन की। अब आप इसमें जीनियस देखें, जो दोनों बल्लेबाज खेल रहे हैं, कि वो किस तरह अपने बॉलर और अपने मैचअप्स जो हैं पिक करते हैं और खेलते हैं। अब आप देखें 6 ओवर रह गए और 70 रन करने हैं, फिर रह गए 5 ओवर और 60 रन करनी है, 12 है लगभग रिक्वायर्ड रन रेट। हारिस रऊफ़ बेहतरीन ओवर कराते हैं, 24 बॉलों में 54 करना है। नसीम शाह बेहतरीन ओवर करा के 6 रन देती हैं, 18 बॉलों में 48 पे आ जाती है बात। अब
लोगों को ये बात नहीं पता, क्योंकि हमारे जहन में तो वही नवाज का आखिरी ओवर, हारिस रऊफ को पड़ने वाले 2 छक्के हैं जी, शॉर्ट ऑफ द सेंचुरी, ये वो। लेकिन अगर आप एनालाइज करें तो जब 3 ओवर रह जाते हैं तो जाहिर है थर्ड लास्ट ओवर अटैक तो करना था उन्होंने, तो यहाँ पे शाहीन शाह अफरीदी को ओवर दे दिया जाता है और शाहीन शाह अफरीदी को पड़ते हैं 17 रन। ठीक है, शाहीन शाह अफरीदी को अभी तक पड़े होती हैं 3 ओवरों में 17 और हारिस रऊफ को पड़े होती हैं 3 ओवरों में 21। अब बात सिर्फ यहाँ ये है कि हारिस रऊफ जो दूसरे एंड से बॉलिंग करा रहे थे उन्हें उससे पिछले ओवर में 6 रन पड़े, फिर नसीम को 6। अगर हारिस रऊफ को यहाँ ओवर दे दिया जाता और उन्हें 10 रन भी पड़ जाते तो फिर 38 करना था 12 में, वहाँ से हारना तो मेरे ख्याल है यहाँ से हारना भी एक सजा देनी चाहिए इस कप्तान और प्लेयरों को। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी की जो उन्होंने बात की वो ये है कि शाहीन शाह अफरीदी का आप गौर से देखें तो रन अप भी पूरा नहीं था, रिदम में नहीं था, और जो उन्होंने डिलीवरियां कराई जिस कंफर्ट के साथ कोहली ने उनकी शॉर्ट बॉल को पुल मारा, कोहली ने उनको ऑफ के ऊपर से शॉट मारी और 4 रन किए, इसमें शाहीन का भी कसूर इतना नहीं है। अगर आपको मैनेजमेंट, जैसे हमारी सिकलैन मुश्ताक साहब से बात हो रही थी, उनके कप्तान ने 2004 या 3 में उनकी बिल्कुल खत्म थी उनकी नी की इंजरी, उनको खिलवा दिया और बिल्कुल जाया कर दिया। तो यहाँ भी यही कराया गया। क्या हम इतने अंडर कॉन्फिडेंट थे कि हमें यकीन ही नहीं था कि एक खिलाड़ी के बगैर ये टीम चल ही नहीं सकती। 2022 में आपने देखा नसीम को खिला के, दहानी, हसनैन को खिला के आप अच्छा भला खेले। क्या ये एक प्लेयर की ही टीम है या एक कुछ प्लेयरों के गिर्द ही खेलेगी? इससे डिफेंसिव माइंडसेट नजर आता है कि अगर मैं हार गया भारत से तो क्या होगा, शाहीन शाह अफरीदी की हमें जरूरत है, उन्होंने आउट किए हुए थे। देखिए इस माइंडसेट के साथ आप ज्यादा देर नहीं चलते वर्ल्ड क्रिकेट में। खैर आप 6 टूर्नामेंट तो चल पड़े, लेकिन ये भी सिर्फ पाकिस्तान नहीं, 17 रन पड़ गए शाहीन शाह अफरीदी को। अब आप फिर देखें हारिस रऊफ ने कितनी एफर्ट करके पहली 4 बॉलों में 3 रन पड़े। अब जाहिर है वो ब्रिलियंस है कोहली की। हारिस रऊफ की पहली बॉल में तो कहीं कोई गलती नहीं थी, हारिस रऊफ की दूसरी बॉल पे भी मैं कहूंगा इतना मसला नहीं था, लेकिन नहीं मैं बिल्कुल टांगों पे, लेकिन गुड लेंथ बॉल थी। जिस तरह फ्लिक किया कोहली ने, जिस तरह टाइम थी, मेरा नहीं ख्याल हारिस रऊफ को उतना मसला जाता है। यहाँ भी अगर आप देखें मोहम्मद नवाज आते हैं और हार्दिक पांड्या को आउट कर देते हैं, उसके बाद कार्तिक, कोहली, और इसमें एक ब्रिलियंस जो नजर आई कि मोहम्मद नवाज साहब ने मीडियम पेस भी कुछ शुरू में पता नहीं किस किस्म की हमने बॉलिंग। और यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, मीडियम ये किसका टैक्टिक था ये भी ये मोहम्मद रिजवान का जो है ना ब्रेन चाइल्ड है जबरदस्त। खैबर पख्तूनख्वा की अहमद के साथ उन्होंने फैसिलिटेशन आजमाई थी, असल मीडियम पेस करवाई। यहाँ नवाज से हमने देखा कि गेम नवाज नहीं कराना चाहते थे, नवाज नहीं कराना चाहते थे, इनको कहा गया कि आप मीडियम पेस कराएं। बेसिकली नवाज ने क्या किया, अपने एक्शन के अंदर ही रहते हुए समझ लें उसको पता नहीं यार, जिसको टेप बॉल के अंदर कहते हैं ना, शूटर मारे एक बॉलर, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर आके बिल्कुल तेज हाथ मारे, शूटर बॉल ये इंटरनेशनल क्रिकेट में दुनिया की कौन सी और टीम करते हुए नजर आती है यार? ये गली मोहल्ले की क्रिकेट है जो हम जाके एमसीजी में इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड टी20 में खेल रहे थे। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और इसमें मैं कहता हूँ अकेला बाबर आजम नहीं बल्कि पूरा जो वहां पे एक लीडरशिप ग्रुप आपका था, उन सबके लिए एक सवाल है कि ये क्या था। एक बॉलर जो कि क्लियरली अनकंफर्टेबल था उस तरह की बॉलिंग कराते हुए, ठीक है पहली बॉल में विकेट भी मिल गई, मगर फिर वो जो नो बॉल होती है जिससे ये मैच बिल्कुल उसका पासा पलट जाता है, यकीनन वो कंट्रोवर्शियल नो बॉल थी। मैं आज भी समझता हूं कि वो नो बॉल नहीं थी, मगर जो भी है अंपायर का डिसीजन था। और वहां पे उस एक बॉल जो कि मानी भी नहीं, गिरी भी नहीं जाती, उसमें 7 रन होते हैं, वाइड होती है, और फिर पाकिस्तान क्रिकेट एक दफा फिर जिल्लत उठाती है। देखें जो ज्यादा मजेदारी की बात है वो ये है कि 6 रन करने थे 3 में। यहाँ भी गेम अपने हाथ में थी, मोमेंटम भारत की तरफ था, लेकिन गेम पाकिस्तान के हाथ में थी। अब एक प्लेयर जो कंफर्टेबली नहीं है अपने एक्शन में और अपने टैक्टिक में, वो उसने वाइड करा दी, तो आपने करना था कितना, 5 करना था 2 में, 5 करना था बल्कि 3 में, क्योंकि वाइड हो गई। अब देखें गेम अवेयरनेस का आप आलम देखें कि ये बॉल यॉर्कर ही थी एक तरह से, गोली बैठ के कोई पैडल या स्वीप टाइप चीज़ मार रहे थे, वो ऑफ स्टंप में लगी और चली गई थर्ड मैन में। देखें बहुत अनलकी है, बतौर एक पाकिस्तान क्रिकेट फ़ैन दिल टूटने वाला मैच था। बारहा मौके नज़र आए कि गेम अपने हाथ में थी, या ये यॉर्कर लगा और अगर इस बॉल पे 1 रन भी बनता तो 4 रन करने थे 2 में, ये नो बॉल ना होती, हारिस रऊफ को 2 छक्के ना पड़ते, ये ना होता, शाहीन को 17 ना पड़ते, शाहीन फिट होते, 1000 चीज़ें आप निकाल सकती हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हुआ क्या, 2 बॉलों में 2 करना था। गेम अवेयरनेस की मैं बात कर रहा था, बॉल लगती है स्टंप्स में, फ्री हिट है और मोहम्मद नवाज सेलिब्रेट कर रहे हैं मतलब
इस पे आगे इंसान क्या ही कह सकता है। शुक्र है शाहीन अफरीदी बॉल के पीछे भाग जाते हैं फिर भी, और वो कहीं ना कहीं एक रन और बचा आप लेते हैं उल्टी वहाँ तरफ पे। कोहली की गेम वो अवेयरनेस फौरन यूं नहीं, निकली। आप कोहली की गेम अवेयरनेस देखें कि इनिशियल कॉल 2 की थी, लेकिन कोहली जब दूसरा भाग रहा था तो कोहली ने मुड़ के देखा, सीधा देखा कि शाहीन शाह अफरीदी बॉल के पीछे भाग रहे हैं। और ये कोहली का रिकॉर्डेड इंटरव्यू है कि उस दिन शाहीन इतने फिट नहीं नजर आ रहे थे। ऑपोजिशन बल्लेबाज को नजर आ गया है कि एक प्लेयर फिट नहीं है, ऑन सॉन्ग नहीं है, और जो 15 रुकनी खिलाड़ियों के स्क्वाड के साथ 28 रुकनी मैनेजमेंट जाती है, उसमें एक इंसान को भी ये नजर नहीं आया कि शाहीन शाह अफरीदी फिट नहीं है। खैर वो भागे, 3 रन हो गए, 2 बॉलों में 2 करना था, नवाज ने कार्तिक को आउट किया। फिर आप भारत की तरफ से गेम अवेयरनेस देखें, एक बॉल पे जब 2 रन करने थे, रविचंद्रन अश्विन ने बॉल ही छोड़ दी कि मुझे पता था लेग साइड डाउन कराने की कोशिश करेंगे नवाज। क्यों? क्योंकि बड़ी सिंपल सी टेक्निक है जी, एक स्कूल क्रिकेट जो खेलता हो, क्लब क्रिकेट जो खेलता हो, उसको नजर आ रहा है कि जी आपने लॉन्ग ऑन लिया हुआ है, लॉन्ग ऑफ लिया हुआ है, काउ कॉर्नर लिया हुआ है, डीप स्क्वायर लेग लिया हुआ है, बंदे सारे आपने लेग साइड पे पैक कर दिए, एक आपने डीप एक्स्ट्रा कवर वहां ले लिया है, आप चाह रहे हैं कि बल्लेबाज जो है स्लॉग के लिए जाए। रविचंद्रन अश्विन को पिछली बॉल से नजर आ गया दिनेश कार्तिक की कि हो क्या रहा है, कार्तिक की चले नाकामी ना एली समझ लें कि वो बॉल पुट अवे नहीं कर सके, अश्विन ने वो कर दिया, वाइड हो गई। और फिर आखिरी बॉल आपने फिर सोचे समझे बगैर आपने एक हाफ वॉली ऑफ स्टंप के आसपास फेंक दी, जो रविचंद्रन अश्विन ने मिड ऑफ के ऊपर से मार दी। अब देखें, नहीं मेरी आप बात सुने, मोहम्मद नवाज है अंडर प्रेशर, बात जा चुकी है आखिरी बॉल पे, कप्तान का काम नहीं बनता कि उससे जाके डिस्कस तो करे कि आप कैसी बात कर रहे हैं, ये कौन सा कप्तान करता है? हमने तो जो पिछले 5 साल कप्तानी देखी है वहां तो ये नहीं होता। आप जाके देखें, सिर्फ हर चीज कप्तान पर डालनी है आपने, क्या बॉलर से बात भी करे हैं जी, बॉलर खुद भी तो सोचे। नहीं मोहम्मद नवाज स्पेशलिस्ट डेथ बॉलर हैं, उन्होंने सारा करियर डेथ बॉलिंग की है, मीडियम पेस कराते रहे हैं। पीएसएल में तो कराते थे डेथ, वो अब क्या यार, वो पीएसएल के शुरू वाले साल में वहां पे भी चले। खैर नहीं, मेरा सवाल ये है कि क्या कप्तान और बॉलर की तरफ क्या उन सालों में मीडियम पेस कराते थे मोहम्मद नवाज, ये बताएं। इसी तरह यॉर्कर कराते थे, कीपर आगे खड़ा होता था, एक्शन ही चाहिए। आखिरी 3 बॉलों में यहाँ भी कीपर आगे था वैसे। नहीं तो आखिरी 3 बॉलें अच्छी कराई थी, मैं इतना नवाज को दूंगा क्रेडिट, आखिरी 3 बॉलें बुरी नहीं थी। खैर मेरी बात सुने ना, आखिरी बॉल पे फील्ड प्लेसमेंट कहाँ गई? अगर सारे बंदे आपने लेग पे बार पैक किए हुए थे, चले अंदर आ गए ना, जाहिर है 1 रन करना था, लेकिन आप फिर भी देखें कि बॉल कहाँ कराई गई, थिंकिंग क्या थी, हो क्या रहा था। कुछ भी ऐसा हो जाता, कोई फील्ड प्लेसमेंट ही ऐसी होती कि समझा जाता, बॉल वाइड आउटसाइड ऑफ भी करा देते, एक आधा बंदा बाहर होता, बाकी सर्कल पे होते, अश्विन कट के लिए जाए, कुछ भी हो सकता था। लेकिन हुआ क्या कि लॉन्ग ऑफ आप अंदर ले आए मिड ऑफ पे, और उसके ऊपर से रविचंद्रन अश्विन ने कंफर्टेबली मारी बॉल, और एक बार फिर आप मैच हार गए। खैर लंबा बहुत देर बात हो सकती है, जिम्बाब्वे के खिलाफ वाले मैच पे भी मैं बात करूंगा कि मोहम्मद वसीम जूनियर की, जिनको प्रेजेंट किया जा रहा था बतौर ऑलराउंडर, वो हमने देख लिया कि उन्होंने बैटिंग में क्या करके दिखाया। कौम के साथ फिर आपने झूठ बोला, कौम के साथ आपने फिर मजाक किया कि जी हमें तो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर टीम की जरूरत ही नहीं है, कभी आप वसीम को बताते थे। मोहम्मद वसीम ने बिल्कुल 4 आउट किए जिम्बाब्वे के खिलाफ, उन्होंने बेहतरीन बॉलिंग की, लेकिन बैटिंग का उन्हें सुन पे फिर पड़ गया। उन्होंने 13 बॉलों पे 12 किया, वो मैच नवाज से ना फिनिश हुआ, ना वसीम जूनियर से हुआ, एंड में फिर वही देखें, मैं बारहा कहता हूं कि एक गलती होती है, दोबारा आप करें तो ये बेशर्मी होती है, ये मेरे ख्याल है सही लफ्ज़ है। शाहीन शाह अफरीदी अगर अनफिट थे तो यहां भी आप देखें, आखिरी बॉल पे जब 3 करना था वो नहीं भाग सके, तीसरा वो मुड़े ही बड़े लेट थे। नजर आ रहा था कि एक इंटरनेशनल क्रिकेटर जो T20 वर्ल्ड कप खेल रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, पाकिस्तान की किट पहन के, उससे रन नहीं भागा जा रहा 22 यार्ड की विकेट के ऊपर। अगर आलम तो ये था, नसीम शाह को आपने क्यों ऊपर भेज दिया, जिन्होंने अभी एशिया कप में छक्के भी मारे अफगानिस्तान को, मैच भी आपका बजाया जिताया, अब फिर एक हाफ फिट शाहीन अफरीदी को आपने बैटिंग करने में भेज दिया। और बिल्कुल जैसे ये बता रहे, जिन्होंने देखा होगा उनको याद होगा कि वो फिट ही नहीं थे, वो फ्रेम में क्या हो तो आधी पिच क्रॉस किए बैठे थे जब वहां पे रन आउट हुए। अगर वो फंबल ना करता जिम्बाब्वे का विकेट कीपर, उस वक्त मैंने चिकावा विकेट कीपिंग कर रहे थे, अगर वो फंबल ना करते वो थ्रो, तो फिर तो शाहीन शाह अफरीदी बिल्कुल ही फ्रेम में नहीं थी। वो फंबल हुआ तो शाहीन करीब पहुंचे थे। खैर अफसोसनाक चीज़ें हैं, छोटी छोटी बारीक चीज़ें हैं, जिनके पीछे ना तो सिर्फ कप्तान की बदनामी हुई बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट की बदनामी हुई। इस सब के बावजूद खुदा की तरफ से ही मोज़े हैं कि कैसे ये टीम आगे पहुंची, सब ने देखा। उसके बाद साउथ अफ्रीका नीदरलैंड्स की गेम हुई,
तो आपको जीतना बनता था। उसके अंदर एक रशन दिखाया गया सारों की तरफ से, और फिर हमने देखा कि साउथ अफ्रीका का खिलाफ मैच होता है जो आपकी, मैं कहता हूँ इसमें देखिए फिर कप्तान के बारे में बात करेंगे। इंडिया के खिलाफ तो बाबर आजम ने किया 0, जिम्बाब्वे के खिलाफ भी कोई 4-5 किए खास रन नहीं किए। इस मैच में बाबर आजम ने 15 बॉलें खेल के 6 रन किए। देखिए आप 6 बॉलों में 6 रन कर लें, आप 10 बॉलों में 8 रन कर लें, आपका स्ट्राइक रेट कम हो, समझ आती है, लेकिन 2.5 ओवर खेल के 6 रन करना क्रिमिनल है। और हमें बताया जाता है जी कि टॉप ऑर्डर नहीं करता तो मिडिल ऑर्डर मसला है, मिडिल ऑर्डर सेट नहीं है, ऐसे है। अगर आप गिने यहाँ पे तो टॉप ऑर्डर ने खेली हैं 30 बॉलें और उसके अंदर किए हैं 38 रन। पाकिस्तान टीम ने खेली हैं 120 बॉलें और किए हैं 185 रन। अब मैथ करें ना, आप कैलकुलेटर पकड़ के डाल लें। आप मोहम्मद हारिस ने उसमें मोहम्मद हारिस का इसमें बड़ा रोल था क्योंकि उन्होंने आती है अटैक किया, रबाडा को भी, नोकिया को भी, लेकिन 38 रन हुए 30 बॉलों में। 120 में से आप निकाल लें, 90 बॉलें रह गई, 38 उधर से निकाल लें, मेरे ख्याल में 147 रह गया पीछे। 147 की है। बाकी टीम ने कितनी बॉलों में? तकरीबन 14-15 ओवर में, 90 बॉलों में, 15 ओवर में किए। तो स्ट्राइक रेट का फर्क तो देखें। जहां मोहम्मद रिजवान ने 4 बॉलों में 4 किया, समझ आती है, आपको स्टार्ट नहीं मिला, आप आउट हो गए, एक चौका आपने मारा। 15 बॉलें आपने खेली। पार्नेल ने भी इतने समझदार तरीके से रिजवान को सही जगह पे बॉल कराई, इनसाइड एज हुई, आगे स्टंप्स पे लग गई, लेकिन 15 बॉलें खेल के 6 रन, और फिर आप एंगीडी को मार रही हैं ओवर द टॉप, पता नहीं कौन सी टॉप से मार रही हैं कि वो सर्कल क्लियर होती रबाडा ने। खैर यहाँ पे बिल्कुल क्रेडिट जाता है 2 खिलाड़ियों को, शादाब खान और मोहम्मद नवाज, इफ्तिखार अहमद को। इफ्तिखार अहमद की देखिए भारत के खिलाफ भी परफॉर्मेंस नजर आई है, कमबैक हुआ है एक तरह से, उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी किया है, लेकिन एक बार फिर अननोटिस शादाब खान ने 22 बॉलों में 52 आपको करके। मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे आप देखें कि शाहीन अफरीदी ने बैटिंग की ही नहीं। नंबर 11 पे वो आए और नसीम शाह और हारिस रऊफ ने उनसे ऊपर बैटिंग की। तो यार ये चीज़ें जो तब भी मुझे नज़र आ रही थी, आपको याद होगा मैंने तब भी ये बातें की थी, जो अब हमें इन मैचेस को दोबारा देखते हुए नज़र आ रही हैं। तो यार ये देखें पहली दफ़ा आप कैसे इतनी बेसिक चीज़ों को गलत कर जाती हैं यार। अब यहाँ पे आपने करेक्ट कर लिया, मगर जो गलती होनी थी, जो जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच हार के जलालत हमें उठाना पड़ी, वो तो हमने उठाई। तो यार इस पे किस तरह हम एक कप्तान को इतना बेनिफिट ऑफ द डाउट देते रहेंगे, और आज तक दे रहे हैं कुछ लोग। बहरहाल इस मैच में बॉलिंग परफॉर्मेंस भी अब आप देखें शाहीन ने बैटिंग नहीं की, थोड़ा रेस्ट था, थोड़ा गैप था इन मैचों के बीच में, तो वो फिट हुए और मतलब बेहतर हुए और उन्हें 3 आउट कर दिया। अब छोटी छोटी चीज़ें हैं जी जो समझ अकल से बाहर है कि इतनी एक्सटेंसिव मैनेजमेंट, इतनी कोचिंग, ये वो, इस सब के बावजूद आपसे क्यों नहीं हुआ। खैर बात फिर होगी, ये गेम आप जीत गए और उसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ मैच था, और उसके अंदर भी मैं निकालना चाहूँगा कि आपके टॉप ऑर्डर ने कितने रन किए और क्या हुआ। खैर बांग्लादेश की गेम बड़ी सिंपल थी, कोई लगभग इसी तरह 136 से 140 के आसपास का टारगेट था। और उसके अंदर भी कहीं ना कहीं जाके फिर पाकिस्तान ने चेज़ किया। 128 का टारगेट है, और आप देखें इसके अंदर कप्तान बाबर आजम ने कितने रन किए हैं। कप्तान बाबर आजम ने किए हैं 33 बॉलों में 25 रन। अब मेरी समझ अगर से बाहर है कि एंकर वो होता है जो स्ट्राइक रोटेट करता है, विकेट बचा के रखता है और बाकियों को मौका देता है कि वो खेलें। अब ना तो आप खुद खेल रहे हैं, ना आप अपने पार्टनर को खेलने दे रहे हैं। रिजवान ने रन बॉल किया, चले रन बॉल फिर भी लो स्टैंडर्ड, लेकिन इस सिचुएशन में समझ आती है, रन तो किया है, लेकिन 33 बॉलों में 25 समझ अकल से बाहर है। और जब आप आउट होते हैं, फॉल ऑफ विकेट निकाला जाए, जब आप आउट होते हैं तो आप 10.3 ओवरों में जाके आप 50, मेरे ख्याल है 57 टीम को 56 स्कोर, पहली विकेट गिर जाती है। और मेरी समझ अकल से बाहर है जी। यहाँ पे भी एक टैक्टिकल मास्टर क्लास की गई, मोहम्मद नवाज को ले आए, जबकि सामने टीम के अंदर लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर भी हैं, राइट आर्म फास्ट बॉलर भी हैं, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर भी हैं। समझ आती है नहीं, थोड़ी सी समझ आती है। हो सकता है कहा गया हो कि आप जाके पिंच हिटिंग करें। अब ऑन पेपर रोल में खेल रही हैं, ऑन पेपर तो समझ आती है जी, आपको कहा गया आप जाके पिंच हिटिंग करें, लेकिन किया गया जाके। लेकिन ये वो खिलाड़ी आप अपने जहन में रखें जिसने जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच जिससे फिनिश नहीं हुआ, जो ऑलरेडी अंडर प्रेशर है।
तो अगर आप कह रहे थे कि जी ये जीती हुई गेम है, समझे, अगर जीती हुई गेम है तो किसी खिलाड़ी को आप भेजते हैं जी आप खेलें, अपने रन करें, कॉन्फिडेंस वापस आए। उल्टा आप ये गेम फंसा के वापस पवेलियन चले गए और आप फिर उसी खिलाड़ी को भेज रही हैं जिसको आपने इंडिया के खिलाफ आखिरी ओवर दे के अंडर प्रेशर डाला, जिम्बाब्वे के खिलाफ उससे गेम फिनिश ना हुई और फिर यहाँ आपने वन डाउन भेज दिया। और उस बेचारे की क्या गलती, 11 बॉलों पर 4 रन कर दिए, मैच मजीद फंस गया। एक मैच जो हमने समझा था कि इजी गेम है, जीत गए तो अच्छा है, मतलब जीत ही जाना था। खैर फिर हारिस ने आपको एक बार फिर बचाया और मिडिल ऑर्डर ने आपको बचाया। अब मजेदारी की चीज आप देखें, शान मसूद जो पूरा टूर्नामेंट खेलते आ रहे थे 3 पे और हारिस के आने के बाद 4 पे गए, वो इस मैच में 5 पे आते हैं। शान मसूद 5 पे खेल समझ रहे अकल हैं। से बाहर है कि कौन सी मॉडर्न डे T20 साइड है जो शान मसूद को 5 पे खिलाएगी। ना तो मुल्तान सुल्तान खिलाएगी, ना तो कभी यॉर्कशायर खिलाएगी, लेकिन ऐसे फैसले होते शायद गए, मंगोलिया में उनको कौम की दुआएं और उस सब की बदौलत पहुंच के जी सेमीफाइनल सेमीफाइनल पहुंच में। गए जी। सेमीफाइनल में बिल्कुल क्रेडिट जाता है जी, बॉलिंग भी ऑन सॉन्ग थी, बैटिंग भी बेहतरीन थी और बाबर रिजवान ने जो उनसे एक्सपेक्टेड होता है कि ऐसे टोटल में आके स्टार्ट दें, उन्होंने वो दिया। और बीच में फिर हारिस ने जाके 2-3 शॉटों से प्रेशर रिलीज करके मैच आप जीत गए। देखिए बहुत पॉजिटिव था, अच्छी बात है। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल इतने कंफर्टेबली जीते, कप्तान को मुकम्मल क्रेडिट जाता है, कप्तान ने लीड फ्रॉम द फ्रंट किया। बात आ जाती है फाइनल की एक बार फिर MCG में, और इस फाइनल पे क्या ही बात करें, फाइनल पे कहाँ तक बात करें। और दुखड़ा खोल के बैठ गए हम। मेरे ख्याल है इस फाइनल में जो मेरे नज़दीक एक अफसोसनाक चीज़ थी वो ये थी कि आपको पता है कि बड़ा ग्राउंड है, बाउंड्री क्लियर नहीं हो रही, तो आप क्यों नहीं गेम सिंगल डबल पे रखते, ट्रिपल पे रखते, आप 7 एंड ओवर भी करते बीच में और एंड में जाके आप हिटिंग कर लेते। आप देखें हर खिलाड़ी ने ऐसी बेतुकी और स्टूपिड शॉट्स मार के, ख्वाह वो शादाब खान हो, मोहम्मद नवाज हो, आउट हुए। भी बड़ा उसमें मोहम्मद हारिस, खैर अच्छा अब यहाँ आपको मज़ेदारी की चीज़ बताते हैं। देखें अगर तो इस टीम के जेन में था ही 150, तो फिर तो बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया ना बाबर आजम और रिजवान ने। 4 ओवरों में 29 था, पहली विकेट गिरी रिजवान की। आपने भेज दिया जी मोहम्मद हारिस को। मोहम्मद हारिस को आपने भेजा किसके खिलाफ बैटिंग करने, आदिल रशीद के। अब बच्चे को पता है कि मोहम्मद हारिस स्पिन के खिलाफ इतने कंफर्टेबल नहीं हैं, और मोहम्मद हारिस ने जो किया फिर आदिल रशीद मेरे ख्याल है उनकी ज़िंदगी की बेहतरीन तरीन परफॉर्मेंसेज में से था। इतने बड़े बड़े प्लेयर उन्होंने आउट कर दिए। अफसोस ही रहता है जी ऐसे मैचेस देख के कि ऐसी बारीक चीज़ें प्लेयरों को, मैनेजमेंट को, कप्तान को क्यों नज़र नहीं आती। अगर एग्जैक्ट निकालें तो हारिस आती हैं 4.2 ओवर्स में। पहले तो आप ये देखें ना कि पहला ओवर स्टोक से कराया जाता है। अच्छा यहाँ मैं आपको एक और टैक्टिकल बात बताऊं जो आपको किसी कमेंट्री हाईलाइट में नज़र नहीं आएगी। बाबर आजम की गो टू शॉट हमेशा रही है पावर प्ले में, थ्रू द कवर्स मार के चौका मारती हैं, जो उन्होंने इससे पिछले मैच में बोल्ट को भी मारा। ठीक है, या तो वो कट है, बैकफुट पंच है, या कवर ड्राइव है कवर्स के थ्रू, या फिर वो पुल शॉट है मिड विकेट के आगे। इंग्लैंड क्या करता है, अब यूजुअली तो हम देखते हैं कि जो 2 फील्डर लिए जाती हैं वो यार थर्ड मैन ले लेती हैं, फाइन लेग ले लेती हैं, डी कोई इस तरह का लेती हैं, कभी कभी स्क्वायर लेग हो जाता है अगर स्पिनर से ओपन करा रहे हैं। यहाँ पे एक बड़ी मज़ेदार चीज़ हुई कि स्टोक्स ने पहला ओवर खुद कराया, वो बॉल बारहा आउट स्विंग कराते रहे, और इंग्लैंड ने एक फील्डर डीप ले लिया ऑफ साइड पे। अब वो डीप एक्स्ट्रा कवर नहीं था, वो डीप पॉइंट आप समझ लें, डीप कवर पॉइंट समझ लें एक तरह से। और जब जब बाबर आजम की बॉल गई कवर्स के थ्रू, वो खिलाड़ी वहाँ मौजूद होता था जो वहाँ रोक लेता था, और ये 2 खिलाड़ी डबल के बजाय सिंगल ही करते थे। अब इसकी बदौलत 2 ओवरों बाद 4 रन थे। T20 वर्ल्ड कप फाइनल 2 ओवरों बाद 4 रन। अब या तो कोई क्रिस गेल ओपन कर रहा हो और साथ आपके जॉनसन चार्ल्स हो या एंड्रे फ्लेचर हो तो मुझे समझ भी आती है, लेकिन यहाँ पे ओपन कर रहे हैं रिजवान और बाबर। 4 ओवर में 2 ओवर बाद आपके 12 रन है, सॉरी 3 ओवरों बाद आपके 16 रन है, और स्लिप हटा दी जाती है, ऑफ पे वो बंदा रखा जाता है। रिजवान थोड़ा प्रेशर रिलीज करते हैं, लेकिन फिर वो 4.2 में फिर से लेफ्ट आर्म फास्ट पे आउट हो जाती हैं। आप नोट करें साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी वेन वलीद पार्नल की बॉल पे आउट होती हैं। खैर 4.2 पे आती हैं जी मोहम्मद हारिस 4.3 में, जो पूरे 4 बॉलें सैम करन की ज़ाया कर देती हैं। और उसके बाद पावर प्ले ख़त्म होने के बाद आता है जी स्टोक्स का ओवर। अगेन मोहम्मद हारिस से नहीं खेला जाता। देखें जब बॉल मूव हो रहा हो, जब बॉल बात कर रहा हो, जब बॉल अच्छी जगह पे पड़ रहा हो, जब ऐसे बॉलर्स हों वोक्स जैसे, स्टोक्स जैसे, जो रिलाय ही अपनी लाइन लेंथ और मूवमेंट पे करते हैं, तो हारिस जैसा खिलाड़ी भेजना क्या वाकई सही फैसला है? नहीं बिल्कुल देखें, अब शान मसूद जैसा प्लेयर जब आपके पास बैठा हो डगआउट में, और पिछले मैचेस में आपने
अजीब अजीब, कभी नवाज को आपने ऊपर भेजा, कभी कुछ किया, तो फाइनल में कहाँ गई आपकी थिंकिंग और यहाँ गए आपके जब tactics? आदिल रशीद आते हैं तो मोहम्मद हारिस बच्चों की तरह प्रेशर रिलीज करने डाउन द ग्राउंड आती हैं, बॉल सीधी ऊपर जाके मिड ऑन पे कैच हो जाती है। अभी भी नहीं, आप अभी भी देखिए 8 ओवरों बाद 50 पे 2 आउट थे, 59 फॉर 2 था, ठीक जा रहा था। शान मसूद और बाबर गेम लेके जाती हैं। इंग्लैंड की आप टैक्टिक्स देखें, लियम लिविंगस्टन से बॉलिंग कराती हैं। अब लिविंगस्टन की यहाँ खसूसियत क्या है कि वो राइट आर्म ऑफ भी कराती हैं, राइट आर्म लेग भी कराती हैं। शान मसूद ने उन्हें अटैक किया, 11 ओवरों का अख्ताम होते 84 फॉर 2। अब आप मज़ेदारी की चीज़ देखें कि 84 फॉर 2 मेरे ख्याल है किस टीम ने अभी रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में 84 फॉर 2 करके, मेरे ख्याल है ये इंडिया ने किया था अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका के खिलाफ, लगभग 84 फॉर 2 ही थे अगर गलती हमें नहीं लग रही। आप टोटल देखें, दोनों का अख्ताम देखें, एक जगह विराट कोहली खड़े रहते हैं एंड तक, माना कि बहुत स्लो इनिंग्स थी लेकिन गेम फिनिश करके जाती हैं। यहाँ पे 11.1 पे पड़ी हुई गूगली उनसे पिक नहीं हुई, कॉटन बोल्ड हो गए। और मज़ेदारी की चीज़, बॉलिंग कर रहे हैं आदिल रशीद और लियम लिविंगस्टन। अब जो लोग ये एपिसोड इधर तक देख चुके हैं, बारहा सुन चुके हैं कि इफ्तिखार अहमद बड़े मैचेस में स्पिन के खिलाफ कुछ कर ही नहीं पाए। बड़े क्या, छोटे में भी नहीं, एक और अक्षर यहाँ पटेल को मार लिया नहीं, उन्होंने। और यहाँ कहाँ लगी को खेलना था उन्होंने, क्यों शादाब खान को फिर आपने नीचे रखा, और यहाँ पे कहाँ गई वो? यहाँ पे इफ्तिखार अहमद आके पहले 5 बॉलें राशिद आदिल रशीद की डॉट करते हैं, और उसके बाद स्टोक्स की बॉल पे निक होता है और वो ऑफ के 6 बाद बॉलों पे 0। मगर देखिए, मीडिया बात ना करे, मीडिया का कसूर है कि आपने फाइनल में 6 बॉलों पे 0 किया। देखिए, एक पूरा यार ओवर बात हो करते गया। हैं तो पहले अपनी परफॉर्मेंस तो देखें, पहले गिरबान में तो ओवर झांकें। में 10 रन भी हो जाते तो बात कहाँ से कहाँ चली जाती। खैर, शान मसूद को क्रेडिट, वो खड़े रहे फिर भी अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। शादाब आते हैं, शादाब भी मारने की कोशिश करते हैं। अब इंग्लैंड अपना फास्ट बॉलिंग आर्सेनल निकालता है, जॉर्डन आके ओवर कराते हैं, जॉर्डन दूसरा ओवर, स्टोक्स आ जाते हैं, 8 रन होते हैं उस ओवर में। बाद 13 रन हो जाते हैं मेरे ख्याल है 17वें ओवर में, 16वें ओवर में। इसके अंदर भी शादाब खान ने थोड़ी हिटिंग की है, ट्रिपल भागे हैं। देखें बड़ा ग्राउंड है, डबल ट्रिपल होता, बात 150 से ऊपर जाती, आपकी बॉलिंग में दम था। उसके बाद शान मसूद हिटिंग करने जाती हैं 17वें ओवर में, बिल्कुल जस्टिफाइड है उनका जाना मारने के लिए, आउट हो जाती हैं। शादाब एक बिल्कुल नॉनसेंस तरीके में विकेट दे जाते हैं, और फिर मोहम्मद नवाज देते देते उसके बाद 131 फॉर 7 होता है। यहाँ आपको शाहीन शाह अफरीदी का चौका को रिस्पेक्टेबल टोटल पे ले जाता है। अब देखें यहाँ पे बॉलिंग पे थोड़ी बात जाए, क्योंकि बैटिंग में तो आप कह सकते हैं जी कि कप्तान के हाथ में नहीं थी, बाकियों ने बैटिंग की, कप्तान की क्या गलती। यहाँ पे अगर आप बॉलिंग में एनालिसिस करें ना, पहले आप इंग्लैंड की तरफ से एनालिसिस करें। लियम लिविंगस्टन जो पार्ट टाइमर है, उन्होंने एक ओवर कराया, उन्हें पढ़ के 16 रन शान मसूद ने अटैक किया। आदिल रशीद ने पूरा कोटा कराया और उनके सेकंड मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर रहे सैम करन के बाद, ठीक है। तो इसमें आप नोट करें कि वोक्स ने कोटा पूरा नहीं कराया, ठीक है। जो आपके लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं करन, उन्होंने कराया। बॉल बिल्कुल ग्रिप होना शुरू हो चुका था इस इनिंग्स के एंड तक। अब ये मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों बता रहा हूँ। बॉल पूरी तरह ग्रिप हो रहा था, और जब इंग्लैंड की बैटिंग आती है, 2 गलतियाँ होती हैं यहाँ पे। शाहीन अच्छा स्टार्ट देती हैं, इसमें तो कोई शक नहीं, हेल्स को आउट कर देते हैं पहले ओवर की आखिरी बॉल पे। नसीम शाह को मार क्यों पड़ती है? क्योंकि नसीम शाह बॉल फुल कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे ऐसे मौके पे कप्तान का बनता है जाके बॉलर से कहना कि गुड लेंथ पे आप बॉल करें, एमसीजी का ग्राउंड है। नहीं, तो बता दिया था मैंने कि वो तो गुनाह होता है। नसीम शाह को पड़ जाती हैं 3 चौके और सारा मोमेंटम चला जाता है इंग्लैंड के हाथ में। शाहीन फिर अच्छा ओवर कराती हैं, 7 रन पड़ती हैं। हारिस रऊफ, जिनका होम ग्राउंड गिना जाता है सेकंड होम, वो आके फिल सॉल्ट को आउट करती हैं। इफ्तिखार अहमद वो अंदर खड़ा होता है, वो क्लोज टू द स्टम्प्स खड़े होते हैं, मिड विकेट के आसपास के खड़े होते हैं, वो विकेट लेते हैं। हारिस रऊफ वो इंसान है जो जाके नसीम शाह को बारहा समझाती हैं कि आपने बॉल कहाँ पे करानी है, कैसे करानी है। उसके बाद एक खूबसूरत तरीन स्पेल नसीम शाह कराती हैं, जिसके अंदर 8 से 10 दफ़ा वो बटलर हो गया, स्टोक्स हो गया, इनके बैट को बीट करते हैं। अब यहाँ पे भी कप्तान का मैं दिमाग थोड़ा सा कहूँगा, बटलर जैसा 360 प्लेयर, दुनिया का नामवर खिलाड़ी सामने बैटिंग कर रहा है, 3 से 4 बॉलें बीट हो चुकी हैं आउटसाइड ऑफ, तो जाहिर है कुछ उल्टा ट्राई करेगा। और वही हुआ, नसीम शाह फिर वही बॉल कराई, बटलर स्कूप के लिए रेडी थे, कंफर्टेबल छक्का पीछे लग गया। यहाँ पे एक कप्तानी, मैनेजमेंट और टैक्टिक्स आती हैं इन प्ले, जो हमने कहा कि नहीं है। फिर हारिस रऊफ ने आके अच्छी लेंथ हिट की, बटलर आउट हो गए।
49 फॉर 3 थे और यहाँ पे रटी रटाई स्क्रिप्ट के मुताबिक 7वें ओवर में आते हैं शादाब खान, बिल्कुल ठीक जाता है अभी तक सारा बॉलिंग करते हैं। मोहम्मद वसीम जूनियर जिनका हमने कहा उनको खिलाया जाए, बहुत अच्छी बॉलिंग कराते हैं, शादाब भी बेहतरीन कराती हैं, फिर मोहम्मद वसीम और फिर शादाब खान और फिर नसीम शाह लाए जाते हैं 12वें ओवर में कि फिर वो कोई विकेट निकालने की कोशिश करें। उसके बाद फिर शादाब खान को ओवर आते हैं, वो ब्रुक को आउट करती हैं, शाहीन शाह अफरीदी कैच पकड़ के हो जाते हैं इंजर्ड। अब नसीम शाह ओवर कराते हैं और ये भी बेहतरीन ओवर है, 2 रन खाए जाते हैं, फिर हारिस रऊफ ओवर करा के 8। बात अब चली गई है 41 ऑफ 30 पे। अब देखें, जो हम तीसरी दफ़ा बात करने लगे हैं कि एक खिलाड़ी फिट नहीं था, आपने उसको खिला दिया, एक खिलाड़ी अनफिट था, आपने उसको खिला दिया, उसकी टांग में इशू था, आपने उससे बॉल फेंकवा दी, आपने उससे फाइनल में बॉलें फेंकवा दी, वो इंजर्ड हो गए, वो पैदल जाते हैं, उन्होंने एक बॉल करा दी मोइन अली को जो मिस हो गई, जो बहुत आउटसाइड ऑफ थी। फिर आप लाते हैं जी इफ्तिखार अहमद को कि जी मोइन अली और स्टोक्स लेफ्टी हैं, उनके खिलाफ हम बॉलिंग करते हैं। अब यहाँ जिन्होंने वाकई मैच देखा होगा उन्हें याद होगा कि जो छक्का मारे स्टोक्स ने, वो बाबर आजम बाउंड्री पे अगर खड़े होते हैं ना उस वक्त, तो वो हाथों में होती। बाबर आजम ने बहुत ऊंची जंप की थी, ये मैं शायद ज़्यादा कह गया हूँ, ये बाउंड्री पे होते, लेकिन अगर थोड़े से और वाकई पीछे होते तो हो सकता है उनका हाथ ज़रूर लग जाता बॉल को। इस ओवर में इफेक्टिवली स्टोक्स देखें, फिर आप जहन में रखें कि चौथी विकेट गिरी है लगभग जाके 84 पे, वही पार्टनरशिप एंड तक मैच ले जाके फिनिश कर गई। आपका वही मसला वहीं का वहीं रहा, फिर पार्टनरशिप में टूटी आपसे, फिर आपने वही गलतियां, वो पार्टनरशिप जब जाके टूटी, मोहम्मद वसीम ने आउट किया मोइन अली को, तब तक मैच वैसे ही ख़त्म हो चुका था। अब सवाल ये पैदा होता है, एक सवाल ये है कि शादाब खान को आप क्या जल्दी ला सकते थे पावर प्ले में, बॉल वाकई बहुत ग्रिप हो रहा था, लेकिन दूसरा काउंटर आपको ये दिया जाता है जी कि हारिस रऊफ ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, हारिस नसीम शाह भी बेहतरीन करा रहे थे, तो आर्ग्यू किया जा सकता है कि चलें 7वें ओवर में शादाब आए, ठीक था। लेकिन क्या ये नहीं बनता था कि शादाब खान की इनिशियल ओवरों में बजाय सिंगल डबल होने के आप बंदे अंदर लाते और इंग्लैंड को कहते कि आप अटैक करें, चांस लें आप। क्या इस पूरी 11 के अंदर कोई आपके पास देखें इफ्तिखार की ऑप्शन थी? अच्छा, ज़्यादा मज़ेदारी की चीज़ ये कि जब बॉल ग्रिप होना शुरू हो गया है, जब शादाब खान अच्छी वाली बॉलिंग करा रहे हैं, आपको विकेटें लेके दिए हैं, तो यहाँ पे मोहम्मद नवाज से ओवर क्यों नहीं कराया गया? जब ओवर नहीं कराना होता आप ओवर करा देते हैं, जब ओवर करवाना होता है तो आप नहीं करवाते। यार वो क्या स्पेशलिस्ट बैट्समैन के रोल में खेल रहे थे? समझ अकल से बाहर है जी कि बॉल ग्रिप हो रहा है, आपके सामने राइट हैंडेड बैट्समैन थे सारे, बटलर, हेल्स, फिल सॉल्ट, हैरी ब्रुक, सारे ही आपके सामने मौजूद थे, लेकिन आपने वहां पे आपने फिर नवाज से ओवर नहीं कराया, एंड में आपने एक विकेट ली मोइन अली की और मैच खत्म हो गया। अब यहाँ पे तो बिल्कुल लो टोटल डिफेंड करने में तो कप्तानी का बहुत हाथ होता है, 2 जगह में हाथ है। जब नसीम शाह अच्छी लेंथ नहीं हिट कर रहे थे तो आपका काम बनता था आप जाके उनसे बात करें। जब मोहम्मद वसीम जूनियर बीच में बॉलिंग कराया, उन्होंने पूरा कोटा कराया, 9.5 की औसत से उन्हें रन पड़े, तो क्या 2 ओवर उनकी जगह अगर मोहम्मद नवाज वहाँ फेंक देते, बात कहीं की कहीं होती। डिफेंसिव कप्तानी है जी कि मैच अप है, स्टोक्स और मोइन अली को जी हम इफ्तिखार अहमद कराएंगे, नवाज नहीं कराएंगे, वहाँ आप क्रेडिट दे सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि क्या कहा जा रहा है। लेकिन ये वो इफ्तिखार अहमद हैं जिन्होंने कितनी बॉलिंग कराई है पूरे टूर्नामेंट में। इफ्तिखार अहमद को आपने जान के बॉलिंग थोड़ी दी थी, वो तो देनी पड़ गई थी। इफ्तिखार अहमद ने कितनी बॉलिंग कराई थी टूर्नामेंट में कि वो फाइनल में इतना एतमाद था कप्तान को कि वो बेन स्टोक्स के खिलाफ 5 बॉलें डाल देते शाहीन शाह अफरीदी की जगह। मेरा ख्याल है इफ्तिखार अहमद पे एतमाद से ज़्यादा लैक ऑफ एतमाद था मोहम्मद नवाज पे, इसकी वजह से इफ्तिखार अहमद को बॉल थमाई गई। और फिर वही सवाल कि फिर मोहम्मद नवाज खेल क्यों रहे थे? अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो बॉलिंग करा सकते हैं, अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि उन्होंने एक भी बॉल नहीं फेंकी ना उस ओवर में ना उससे पहले, तो क्यों खेल रहे थे वो? क्या वजह थी? उनको आपने मैच में भी बुलाया, पता नहीं क्या क्या आपने उनको नाम दिए, पता नहीं किस किस तरीके से आपने उनको टीम में रखने के लिए जोर लगाया, मगर फिर वही गलतियां और फिर वही रिजल्ट। देखिए, ये सारी बातें दुख देती हैं, छोटी छोटी बारीक चीज़ें हैं जो हमने आपको बताई। जिसने मैच वाकई देखा हो, गहराई से देखा हो, फॉलो किया हो, वो बात कर सकते हैं इन पे। अफसोस होता है कि इतने चांस दिए गए एक कप्तान को। जहां मैंने कहा कि एक सॉफ्ट स्पॉट वाकई मौजूद है बाबर आजम के लिए, वो इस तरह मौजूद है कि जिन सारे खिलाड़ियों को उन्होंने बैक किया और बेतहाशा चांसेस दिए, पहली फुर्सत में उन्हीं खिलाड़ियों ने मुड़ के उनसे कप्तानी छीनी, उनके खिलाफ साजिशें की, बयानबाजी की, प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, सियासत की। जो बाबर आजम के साथ ट्रीटमेंट हुआ, जब उन्हें हटाया गया, जिस तरीके से हटाया गया,
बिला वजह की स्क्रीनशॉटें रिलीज़ कर दी गई, बुरा भला किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई, इंटरव्यू दिए गए मखसूस जर्नलिस्टों को बाबर आजम के ख़िलाफ़। वो तरीका बिल्कुल गलत है, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना बनता है, कंडेम करेंगे, बिल्कुल कहेंगे गलत है। जो सियासत चली की गई वो बिल्कुल गलत थी, लेकिन हमने यहाँ पहले पार्ट में, 2 पार्ट की सीरीज़ हम बाबर आजम पे कर रहे हैं, पहले पार्ट में हमने आपको दिखाया कि क्रिकेटिंग पर्सपेक्टिव से 2021 T20 वर्ल्ड कप, 2022 एशिया कप, 2022 T20 वर्ल्ड कप, ये तीनों टूर्नामेंट कहाँ कैप्टनसी लैकिंग थी, क्या वजूहत बनी कि हम फाइनलों तक पहुँचे, और क्या वजूहत बनी कि हम वो फाइनल और वो ज़रूरी मैच हारे। बिल्कुल। तो ये सारे पॉइंट्स हमने आपके सामने रखे हैं। पार्ट 2 के साथ आपके सामने आएंगे। अब क्योंकि बाबर आजम कप्तान नहीं रहे तो खुल के सारी बातें सामने आ रही हैं, और मेरे ख्याल है मैं ये बिल्कुल रिक्वेस्ट करूँगा उनसे भी कि वो सामने आके बताएं कि वो कौन से खिलाड़ी थे, वो क्या वजूहत बनी कि उन्होंने अब जाके क्यों इस्तीफ़ा दिया, जबकि जगह उनकी पक्की थी। मोहसिन नकवी साहब कह चुके थे कि 2025 चैम्पियंस ट्रॉफ़ी तक अब यही कप्तान रहेंगे। बहुत सारे सवालात हैं, काफ़ी चीज़ें हमने मंजर आम पे आपके सामने रख दी हैं। फ़ैसला आपने करना है कि क्या टैक्टिकली और लीडरशिप वाइज बाबर आजम एक सूटेबल कप्तान शायद थे, उनको 2-4 साल और देते कि वो सीख या जाते। वो सीख जाते 10-12 साल और लगा के। खैर, आपके सामने सारे हकायक रख दिए हैं। फैसला आप खुद कर सकते हैं। हकायक रखना और अंदर की खबरें लाना ही हमारा काम है। इस नोट पे इख्तिताम करेंगे, और बहुत शुक्रिया। पार्ट 2 के साथ जल्द आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।